हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एम एस सी ई टी एम बी ए 2024 के एग्जाम में पूछे गए क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो क्वांट सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें 40 जो क्वेश्चन थे वो क्वांट से थे और 10 क्वेश्चन जो आपके थे वो डीआई से थे। तो कुल मिला करके यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके हैं। आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा जिससे आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस में कितने का पोर्शन रहता है, अर्थमेटिक का कितना वेटेज रहता है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग सकें। जैसा आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो 2.5 आवर यानी 150 मिनट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम है। आपको जानते हैं कि रीजनिंग में 100 क्वेश्चन पूछते हैं, क्वांट में 50, तो 150 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व ही करना होगा। वो आपके पास अब 50 क्वेश्चन आपका बच जा रहा है और आपके पास टाइमिंग है 150 मिनट्स का। इसका मतलब है कि 1 मिनट से कम में टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके यानी कि आपको क्वेश्चन तो आने ही चाहिए लेकिन साथ साथ विद इन टाइम के अंदर भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। तो आप अच्छे से इस पूरे सेशन को एक बार देखिएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है और उनके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, तो आप जो है अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से या ऐप से एम एस सी टी एम बी ए के लिए कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल फीस में 999 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 200+ क्लासेस मिलेंगी, नोट्स एंड प्रैक्टिस सीट आपको दी जाएगी, साथ ही साथ जो है कैलकुलेशन की भी क्लासेस आपको दी जाएगी जिससे कि आपकी स्पीड तेज हो सके। आप जानते हैं कि टाइम बहुत कम मिलता है हर क्वेश्चन के लिए इस वाले एग्जाम में। और साथ ही साथ आपको जो है 5 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे और 60 जो है सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे। तो ओवरऑल एक बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए बैच। अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो ये बैच को जो है एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए हालांकि जो पहला क्वेश्चन आपका है क्वांट में पूछा था और आपको देखने में लग रहा होगा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो कि नंबर सीरीज के भी आपको क्वांट सेक्शन के अंदर जो है दिए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया था वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है रॉन्ग नंबर इस सीरीज के अंदर। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 1040 में जो रिलेशन है 4 का है। आगे देख रहे हैं यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो 4 का नहीं बन रहा है। बाकी अगर आगे चलते हैं जैसे यहाँ पे 40960 है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर बात करूँ यहाँ भी 4 टाइम्स है। 1024 का 4 टाइम्स होता है 04096। इसी तरीके से अगर आप 2560 से आगे चल रहे हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 4 टाइम्स का रिलेशन है। 256 का 4 टाइम्स करेंगे तो आपका 1024 आता है। इसी तरीके से अगर आप इसका 640 का अगर 4 टाइम्स करते हैं 640 का, तब भी आप देख पा रहे हैं कि ये भी 2560 आ रहा है। तो हर जगह जो रिलेशन देख रहे हैं कि जो अगर आप राइट साइड से चल रहे हैं तो जो नंबर है अपने नेक्स्ट नंबर का 4 टाइम्स करने पे आता है। माने उस नंबर का 4 टाइम्स करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। जैसे 10 का 4 टाइम्स करेंगे तो 40 आएगा। 640 का 4 टाइम्स करेंगे तो 2560 आएगा। और 2560 का 4 टाइम्स करेंगे तो 10240 आएगा। इसका इसी तरीके से यानी कि यहाँ पर जो 44 या 160 आना चाहिए था। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 160 का 4 टाइम्स करने पे 640 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो 160 का 40 अगर 4 टाइम्स करेंगे 640 आएगा। यानी यहाँ पे 200 जो रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर होना चाहिए था 160 होना चाहिए था, जो 4 टाइम्स का रिलेशन है। तो सो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है वो 200 है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है रीजनिंग का। आई होप कि रीजनिंग में अक्सर पूछा जाता है लेकिन पॉइंट में पूछा गया है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पे आंसर लगा देंगे 200, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मार्क द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। अब ये आपका कह रहा है कि ये 6 डिजिट का नंबर है ना। और ये क्वांट लिख उठा है यहाँ पे। ये 6 डिजिट का नंबर है यहाँ पे 325325। ठीक है। अब कह रहा है कि ये डिविजिबल होगा। क्या होगा? ये आपका डिविजिबल होगा बाय फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब देखिए आप एक डिविजिबिलिटी अगर आपने पढ़ रखा होगा इसमें 7 गया 11 13 की बात कर रहा है।
जब आप 13 की डिविजिबिलिटी निकालते हैं या 7 11 13 निकालते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। जब थ्री नंबर से ज्यादा, थ्री डिजिट से ज्यादा नंबर, डिजिट का नंबर हो, तो हम लोग उसमें तीन नंबर का राइट साइड से पेयर बनाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे ABCD है, ये चार नंबर है, और हम आपसे कहें कि बताइए 13 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, BCD राइट साइड से तीन नंबर लेंगे, उसमें से जो बचेगा उसको माइनस कर देंगे, उसके बाद चेक करते हैं कि वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। यानी थ्री थ्री नंबर का पेयर बनाया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे ये आता है, तो 7 11 13 के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि 7 11 13 से डिविजिबल होने वाला सबसे जो लीस्ट नंबर क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? आप बताएंगे सर कि 7 11 13 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया जाए। इसका एलसीएम आप ले लेंगे, तो जो देखिए आप कितना आएगा जरा बताएगा, इसका एलसीएम ले रहे हैं, 11 7 77 होता है, और उसमें 13 से मल्टी, सब प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1001। कितना आ जाएगा? 1001 आता है। यानी ये 1001 ये फोर डिजिट का ऐसा नंबर है, लिस्ट नंबर है, जो 7 11 और 13 से डिवाइड है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, अगर मैं इसमें से क्या करूं, तीन नंबर का एक पेयर बनाऊं, इसे 0 0 1 का बनाऊंगा, पेयर तो क्या बनेगा, वन ही बनेगा। अब 0 0 1 का एक नंबर मिल गया, उसमें से अगर मैं बचा हुआ नंबर यानी वन माइनस करूंगा, तो देख रहे हैं कि वन में से वन जाएगा, जीरो आएगा। और जीरो से आप जानते हैं हर कोई नंबर डिजिट कर देगा, सेवन भी जीरो से डिवाइड होता है, जीरो भी सेवन से डिवाइड होगा, ये जीरो 11 से भी डिवाइड होगा, ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए जब कोई नंबर सिक्स डिजिट का हो और इस तरह से हो, मतलब यानी रिपीट हो, ABC और फिर ABC फॉर्म में हो, तो ये मान के चलिए वो 7 11 13 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि अगर इसमें तीन तीन नंबर का पेयर बना दिया जाए, तो ABC का, तो सेम नंबर ABC फिर सेम नंबर, और जब इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो जीरो आएगा, और जीरो से सभी नंबर डिवाइड, 7 भी डिवाइड कर देगा, 11 भी डिवाइड, 13 भी डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर होगा 325 ये 7 11 13 तीनों से डिवाइड है, क्योंकि ये ABC के फॉर्म में है। और जब तीन तीन का पेयर माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और डिफरेंस जीरो आ गया, इसका मतलब वो 7 11 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी चेक करने का एक रूल होता है, 13 खास कर बात करें 7 11 13 की, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका 7 11 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग एंड मार्क द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। देखिए अब छोटा ये क्वेश्चन आपके आया, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीके से जो डिवाइड करना जानते होंगे। अब इसको मैं देखिए सॉल्व नहीं करूंगा, 5 3 4 लिखा हुआ ना, 6 7 7। अब कह रहा है इसको आप डिवाइड करिए, किससे, 777 से डिवाइड करिए। बात समझ में आ गई? तो डिफरेंस ऑफ द डिवाइजर एंड रिमाइंडर, तो आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइजर है। तो रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस निकालना है। अब ये डिवाइड कर लीजिएगा, 7 से 1 तक जितने भी टाइम जाएगा, आप डिवाइड करना नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं। हालांकि मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपका 101 आएगा, इसमें से जब माइनस करेंगे आप, तो 676 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन लगा देता हूँ, बाकी डिवाइड करना आप क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन में सब पढ़े हैं। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करके सब चीजें दिखाऊं तो आप इसमें आपका टाइम लॉस होगा, ये आप खुद कर सकते हैं, मुझे लगता है इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, डिवाइड है तो डिवाइड कर ही ले जाएंगे आप। हालांकि आंसर मैंने आपको बता दिया कि 676 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन दिए जाएंगे आपको एग्जाम ओरिएंटेड दिए जाएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको भी एग्जाम में ऐसा करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका छूटेगा। 100 क्वेश्चन रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन मैथ का है, तो आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्व जरूर करना होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि उतना ही लिखा जाए जितना आप जो है एग्जाम के लिए काफी हो। बड़े बड़े सॉल्यूशन बता करके आपको समझाना, अगर मैं समझाऊं तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, एग्जाम में आप करके नहीं पाएंगे, आपका क्वेश्चन छूट करके आएगा, छूट जाएगा, वो लीव करके आप आ जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ क्लास 24 स्टूडेंट 35 kg, इफ द वेट ऑफ द टीचर इंक्लूड द एवरेज वेट, जो हो जा रहा, कह रहा है कि 400 ग्राम राइस कर जाता है। द वेट ऑफ द टीचर पूछा है, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न का, अगर आप पढ़े होंगे कहीं भी किसी भी टीचर से क्वांट अगर पढ़े हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में आंसर आता है। 24 स्टूडेंट का, अगर 24 स्टूडेंट का एवरेज वेट 35 किलोग्राम है, जब टीचर इंक्लूड होता है, मैंने आपको बताया था इसमें कॉन्सेप्ट में, जो नम पर्सन इंक्लूड हो रहा है, अगर उसका वेट एवरेज के बराबर होगा,
तो आपका ओवरऑल एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसके आने से एवरेज बढ़ रहा है, किसी के आने से अगर एवरेज बढ़ जा रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है। अगर 35 होती थी, इसी के रेफरेंस में निकाली जाती, अगर 35 kg टीचर का वेट होता और वो ग्रुप में शामिल होता 24 स्टूडेंट के, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा है, आप बोला कि एवरेज 400 ग्राम बढ़ गया, 400 ग्राम का मतलब 0.4 kg बढ़ गया, इसका मतलब जो एंट्री कर रहा है उसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है। एवरेज से क्या है, ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा कैसे निकलेगी? एवरेज 0.4 किलोग्राम बढ़ गया, जबकि 24 स्टूडेंट थे, एक टीचर आएगा तो टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे ग्रुप के अंदर वो 25 हो जाएंगे। तो 25 लोग आ गए, एवरेज बढ़ रहा है 0.4 का। एवरेज बढ़ने का मतलब है, तो मैं पूछूं कि सम में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? एवरेज में अगर 0.4 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो टोटल सम में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 25 लोग हैं, एवरेज में जितने का इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ पर्सन का एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम में इंक्रीमेंट आ जाता है। पर एवरेज का जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सम निकल के आता है। तो आसानी से एक लाइन में आंसर आ जाएगा 35, और 0.4 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, ऐड करेंगे 45 kg, मेरा आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर यहीं पे बोला होता घट गया, कि 400 ग्राम घट गया, डिक्रीज कर गया, तब इसी का आंसर हो जाता 35 - 25 × 2.4। यानी अब की बार 35 में 10 ऐड नहीं होता, 35 में 10 माइनस हो जाता है, यानी टीचर का वेट जो है 25 kg आता। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये फर्क होता है। अगर आपसे यही पूछा होता कि टीचर के आने से वेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तब क्या होता? तब आंसर 35 kg ही होता। ये सब चीजें आपको समझने वाली बात है, कब बदलेगा नहीं, कब डिक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, ये एंट्री करने वाले में पूरा अच्छे से मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया। एवरेज में आपने पढ़ा होगा, कहीं मेरी क्लास देखी होगी, मैंने पूरा डिटेल में बताया इस चीज पे। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू मैन इज 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एगो। देखिए 15 साल पहले, ये प्रेजेंट है आपका, 15 साल पहले, 15 ईयर्स पहले कह रहा है कि एज में डिफरेंस जो है, एल्डर से कोई है आप, है ना, प्रेजेंट एल्डर, एक एल्डर मैन है, तो एल्डर मैन है, एक आपका यंगर है। दोनों के बीच जो है छोटे एक बड़ा भाई है, जो भी हूँ आपस में दो पर्सन है, एक छोटा एक बड़ा है। कह रहा है उनकी एज में डिफरेंस जो है 10 साल का है, 15 साल पहले। एज में डिफरेंस कहीं बदलता नहीं। अगर आज 15 साल पहले 10 साल का डिफरेंस है, तो प्रेजेंट में भी 10 साल का ही डिफरेंस आएगा, 20 साल बाद भी 10 ईयर का ही डिफरेंस आएगा। तो एज में डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो 15 ईयर्स पहले अगर डिफरेंस 10 साल का है, और एक बात और लाइन कह रही है कि द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर। यानी जो बड़ा पर्सन है, जिसकी ये ज्यादा है, वो 2 गुना है छोटे वाले का। यानी एल्डर और यंगर में अगर रेशियो पे देखा जाए, एल्डर और यंगर में अगर मैं रेशियो देखूं, तो कितना आ रहा है? तो कितना दे रहा है? 2:1 का रेशियो दे रहा है। क्या दे रहा है? 2:1 का रेशियो दे रहा है। एल्डर और किसमें, यंगर में जो रेशियो है एज का, वो 2 टाइम्स, बोला ना, 2 ट्वाइस है। यानी ये जो है, ये आपका यंगर है, यानी 2:1 का रेशियो है। अगर मैं पूछूं डिफरेंस कितना एज में आएगा, बोलेगा सर 2 यूनिट में से 1 यूनिट माइनस करेंगे, 1 यूनिट का आएगा। और डिफरेंस है कितना? 10 साल का। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप 10 ईयर्स है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। 1 ईयर की अगर 1 यूनिट की 10 है, तो 1 यहाँ पे है ही भी, तो 1 × 10 करेंगे तो 10 ही आएगा। यानी कि 15 साल पहले जो बड़ा वाला पर्सन है उसकी एज 20 साल थी, और जो छोटा था उसकी एज कितनी थी? 10 साल थी, 15 साल पहले। तो प्रेजेंट में एल्डर की पूछा है, तो प्रेजेंट में जो बड़ा वाला है, तो 15 साल से अगर 20 साल का, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 15, इसी में 15 ऐड कर देंगे, तो 35 ईयर्स का जो है वो प्रेजेंट में होगा। अगर आपका यंगर पूछा होता प्रेजेंट में कितना होगा, तो इसमें 15 ऐड करते, तो ये 25 साल का होता। वह समझ आई? तो अगर दोनों से कुछ भी पूछ सकता है, तो प्रेजेंट में कौन कितने साल का होगा। ये रेशियो एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होता है, रेशियो बेस्ड होता है। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ कई बार जो है यूट्यूब पे सारी क्लास क्वेश्चन इस तरह के कराए हैं। आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 8 पाइप है, कह रहा है फिटेड टू वाटर टैंक। देखिए 8 पाइप जो किसी वाटर टैंक में जो है फिट कर दिया गया है, उसमें से कह रहा है कि वेस्टेज वाला भी पाइप है, ठीक है। कह रहा है कि सम ऑफ दीज आर वाटर पाइप टू फिल द टैंक एंड रिमेनिंग वेस्ट पाइप यूज टू एम्प्टी द टैंक। उसमें से कुछ पाइप भरने के लिए, कुछ पाइप पाइप जो लगे हुए हैं पानी निकालने के लिए लगे हुए हैं। कह रहा है कि ईच वाटर पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर। जो फिल करने वाला, ईच वाटर पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर। जितने भी आपके जो जो
पाइप लगा है उसके अंदर भरने वाला, हर एक पाइप जो है कह रहा है कि 12 घंटे में फिल करता है। एंड ईच वेस्टेड पाइप, अगर हर एक एक पाइप की बात की जाए, जो वेस्ट पाइप होता है वो 36 आवर्स में खाली कर देगा। कह रहा है वन ओपनिंग ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप्स एन एम्प्टी टैंक इज 3 आवर्स, द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप, बताइए कि वेस्ट पाइप कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ गया कि नहीं है। देखिए हुआ क्या है, कुछ पाइप हैं जो कि भरने के लिए लगे हैं, कुछ पाइप निकलने के लिए लगे हैं। एक पाइप जो भरने वाला है वो 12 घंटे में भर देगा, अगर एक ही पाइप की बात कर रहा है। और निकालने वाला जो पाइप है, पानी निकलने वाला, अगर वो 36 आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर देगा। इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो कह रहा है कितने, अगर कह रहा है कि पूरा टैंक अगर सबको साथ चला दिया जाता है और पूरा टैंक कह रहा है 3 घंटे में अगर फिल हो जा रहा है, तो ये बताइए कि कितने ऐसे पाइप हैं जो फिल करने के लिए हैं, और कितने, आपने पूछा है कि कितने पाइप जो वेस्ट वाले हैं, फिल वाला नहीं पूछा है, कि वेस्टेज वाले कितने पाइप हैं जिससे पानी निकल रहा है, वो कितने पाइप हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आराम से देखिएगा, बताता हूँ मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहली बात का, जो फिल करने वाला पाइप है वो 12 घंटे में फिल कर रहा है। कितना, मान ले ये पाइप जो है बी है, ये मतलब भरने वाला बी और निकलने वाला, कितने पाइप पता नहीं। ए जो है 12 घंटे में फिल करता है, और बी जो है 36 आवर में अगर खाली करता है। अगर मैं पूछूं कि पूरी जो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, तो 12 एंड 36 का एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा 36 आ जाएगा। ये टोटल टैंक की कैपेसिटी है। अगर यहाँ से मैं इफिशियंसी निकालूं ये पाइप के भरने वाले की, यानी 1 घंटे में कितना पाइप फिल करेगा, पानी फिल करेगा, तो आप देख रहे हैं 3 यूनिट पर आवर, ये मान लेते हैं यूनिट है। तो 3 यूनिट पर आवर पानी ये फिल करेगा वाटर। और यहाँ से जो टैंक को खाली करने वाला पाइप है उसकी इफिशियंसी आ रही है -1। वन का मतलब -1 इसलिए लगा दिया गया है कि 1 यूनिट पानी पर आवर जो है ये यहाँ से खाली होगा। तो 1 यूनिट खाली करता है, 3 यूनिट भरता है। अब हमसे पूछा कि बताइए वेस्टेज पाइप कितने लगे हुए हैं। यहीं से ऑप्शन का सहारा ले लीजिए आप। अगर आप चाहते हैं ना सॉल्व करना, ऑप्शन से लेकर के वेरीफाई कर दीजिए, आंसर देखिए वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम मान लेते हैं कि 3 पाइप ऐसे जो वेस्टेज वाले हैं। अगर 3 पाइप वेस्ट वाले वेस्ट पाइप वाला है, तो जाहिर सी बात है टोटल अगर 8 पाइप्स हैं, तो पानी को फिल करने वाला पाइप कितना होगा, 5। अगर पानी को फिल करने वाला पाइप 5 है, और एक पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट पानी फिल करता है, तो 5 पाइप 1 घंटे में कितना पानी फिल करेगा, 15 यूनिट। सिंपल सी बात देख ले रहे हैं आप। इसी तरीके से अगर एक पाइप से निकलने वाला वाटर अगर 1 यूनिट है, अगर 3 वेस्टेज वाले पाइप होंगे, तो कुल कितना वाटर निकलेगा 1 घंटे में, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट अगर दोनों एक साथ चला दिए जाएं, तो आप देख रहे हैं कि सारे पाइप एक साथ चला दिए जाएं, तो भरने वाला 15 भरेगा, निकलेगा 3, तो ओवरऑल 1 घंटे में कितना पानी फिल होगा, 15 भर रहा है, 3 निकल रहा, 12 भरेगा 1 घंटे में। तो अगर 36 यूनिट पानी फिल करना है, और जब सारे पाइप चल रहे हैं और 1 घंटे में 12 यूनिट पानी फिल हो रहा है, तो पूरा पानी कितने घंटे में फिल हो जाएगा, 36 अपॉन, आप देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना आया था, 12, 1 घंटे 12 पानी फिल हो रहा है ना, 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे में टैंक फुल हो जाएगा। और वही बात क्वेश्चन में भी कहा है, अगर सारे पाइप चला दिए जाए तो 3 घंटे पानी फिल हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वेस्टेज वाला पाइप 3 होगा। ये तो ऑप्शन से लग गया। 3 लेके चले, 3 लीटर पाया निकल रहा था, 3 की अगर मैं 3 पाया, अगर 5 भरने वाला होगा, 3 की एफिशिएंसी से 15 फिल करेगा, 3 निकलेगा, 15 भरेगा, 3 निकलेगा, 12 फिल होगा, 12 अगर फिल हो रहा है पर यूनिट, 12 यूनिट पानी पर आवर, और 36 यूनिट पानी अगर फिल करना है, और 12 यूनिट पानी हर घंटे फिल हो रहा है, कितने घंटे लगेंगे। अच्छा सिंपल सी बात, बेसिक बता देगा आदमी, 3 घंटे लगेगा, भर जाएगा। 36 लीटर है, 12 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। और दे भी रहा 3 घंटे, आंसर हो गया। बस इतना करना है, ऑप्शन जैसे इतना लगेगा तो ऑप्शन लगा दीजिए, आसानी से निकल जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन ना लगाना पड़े तब भी आप लगा सकते हैं। आप बताइए कि अगर एक मान लेते हैं कि भाई वेस्टेज वाला पाइप एक्स है, एक्स से लगा दीजिए। सेकंड मेथड देख लीजिएगा, हालांकि फर्स्ट मेथड से काम आपका चल जाएगा। सेकंड मेथड मान लेते हैं कि वेस्टेज वाला पाइप एक्स है, तो अगर एक्स पाइप है तो जाहिर सी बात है X यूनिट पानी निकलेगा, है ना। और आप ये देख रहे हैं कि भरने वाला कितना है, कि आप देख रहे हैं कि हाँ, अगर एक्स पाइप वेस्टेज वाला है तो भरने वाला पाइप हो जाएगा 8 - x। 8 - x भरेगा, 3 की एफिशिएंसी से कितना पानी भर देगा आप निकाल ले जाएंगे। तो अगर मैं बताऊं, और 3 घंटे में पूरा पानी कह रहा, 3 घंटे में पूरी टैंक जो फिल हो गई है, तो ये बताइए कि खाली हो रहा है 1 यूनिट पर आवर,
अगर एक्स पाइप है तो कितना खाली होगा, एक्स इंटू माइनस कर देंगे, -1 × s करेंगे, यानी -x लीटर पानी पर आवर खाली होगा। 8 - x का पाइप 3 घंटे, क्योंकि 3 की इफिशियंसी से कितना पानी फिल करेगा, 3 × 8 - x। तो ये 3 × भरेगा, एक्स निकलेगा। ये 1 घंटे की बात चल, 1 घंटे में इतना पानी जो ओवरऑल इतना पानी फिल होगा। 3 घंटे में पूरी टैंक फिल होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टैंक फिल हो जाएगी। और पूरी टैंक फिल होने का मतलब कितनी कैपेसिटी टैंक की थी, 36। पूरी टैंक फिल हो गई। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं -3x है, ये -x आ जाएगा 24। देखिए 3 × 8 = 24, -3x -x -4x आ जाएगा। और इधर आपका 12 आ गया है। तो 4x जो है उधर जाएगा, 24 से 12 इधर आ जाएगा, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 4x की। 24 में से 12 जाएगा, 12 आएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और x है क्या, वेस्टेज वाला पाइप। समझ में आई कि नहीं बात। देखिए जो -x क्या निकल गया, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो अगर x पाइप है तो कितना पानी खाली करेगा वाटर, एक अगर 1 आवर में 1 यूनिट खाली कर रहा है, एक पाइप की बात चल रही है, तो एक्स पाइप कितना खाली करेगा, -x, -x से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ में, -x वाटर जो खाली हो जाएगा 1 घंटे में। इसी तरीके से 8 - x पाइप, अगर 1 घंटे में 3 यूनिट पानी फिल हो रहा है एक पाइप पे, दो बाय 1 पाइप, देन 8 - x पाइप कितना पानी फिल करेगा, 8 - x × 3। 3 घंटे में टोटल फिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पानी फिल हो जाएगा, यानी 36 लीटर पानी भर गया। 1 घंटे में इतना भरा, 3 घंटे में 3 × 2 कर देंगे और पानी पूरा फिल हो गया, 36। इक्वल कर लो, निकाल लो इसकी वैल्यू। तो ये नहीं, मुझे लगता है अगर ये पहले ये भी कर सकते हो, ये सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे निकला एफिशिएंसी, वेस्टेज 3 लेके वेरीफाई कर लो, जैसे मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा टाइम टेकन, मैंने टाइम इसलिए लिया, समझाने के लिए लिया है कि आपको चीजें समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। करेक्ट डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मार्क द बेस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शन। कह रहा है कि ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days वर्किंग 8 hours पर डे, और बी इज 2/3 एज एफिशिएंट एज ए। अगर ए और बी की इफिशियंसी की बात की जाए, साफ साफ लिखा है कि बी जो है 2/3 है, इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी का 2/3 है। यानी अगर ए की इफिशियंसी 3 है तो इसका 2/3 मतलब क्या, इसके 3 इसके 2, ये 2/3 का मतलब होता है। अगर इसकी ए की 3 है, बी की 2 है। अब देखिए 3 का 2/3 निकालेंगे, 2 आएगा। तो यानी इफिशियंसी का रेशियो आपका दे रखा है इतना। अच्छा ए जो है कितना काम किया है, 10 दिन अगर काम करता है, अगर 8 घंटे पर डे काम करता है, तो काम को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। यानी जो काम कंप्लीट कर रहा है वो 80 घंटे में कंप्लीट कर दे रहा है। भाई दिन में 8 घंटे, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 80 आवर्स में कंप्लीट करेगा। अगर 80 आवर्स में वर्क को कंप्लीट कर रहा है और ए की एफिशिएंसी अगर 3 है, तो टोटल वर्क कितना है, भाई 80 घंटा में काम कंप्लीट हो रहा है, 3 की एफिशिएंसी से वर्क हो रहा है। तो जरा बताइए उसकी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफिशियंसी इंटू टाइम करते हैं तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। वर्क जो इफिशियंसी इंटू टाइम, याद करिए कॉन्सेप्ट होता है वर्क का, वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो इफिशियंसी 3 है, टाइम 10 × 8 80 आवर्स है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 240 यूनिट, मेरा वर्क निकल के आ जाएगा। अब इसी काम को बी से करवाना है, कितना टाइम लगेगा ये तो पूछा है। बी की इफिशियंसी 2 है और एक दिन में 5 घंटा काम करता है, 2 की इफिशियंसी से कितना काम करेगा जरा बताइए। अगर 5 घंटा पर डे काम करता है, 2 की इफिशियंसी से, अगर 2 की इफिशियंसी से कितना वर्क करेगा एक दिन के अंदर, निकाल लीजिए, 2 × 5, 10 यूनिट काम करेगा पर डे। ध्यान दीजिए पर डे की बात चल रही है ना। जरा बताइए भाई, एक दिन में 5 घंटा काम करेगा, 2 की इफिशियंसी कितना कम, 10 यूनिट करेगा। टोटल वर्क हमारा 240 यूनिट का है, कितना दिन लग जाएगा, निकल नहीं जाएगा, निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना है, एक दिन में कितना करता है, 10 डिवाइड कर देंगे 24, मेरा आंसर है। तो 24 डेज मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो इफिशियंसी निकाल दीजिए। इसी का सेकंड मेथड भी देख सकते हैं आप। क्या दे रखा है, इफिशियंसी का रेशियो कितना दे रखा है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इफिशियंसी का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। टाइम का रेशियो निकालना है तो उसका उल्टा, 2:3 हो जाएगा। अब टाइम देख लीजिए, ए का टाइम दिया 10 दिन, 10 डे 8 घंटे, यानी कि 80 आवर्स। तो 2 यूनिट, यानी ए का टाइम दिया 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 80 आवर्स, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 40 घंटे आ जाएगी, 40 आवर्स। एक की 40 तो 3 की कितनी घंटे आ जाएगी, 120 आवर्स। यानी बी को अगर ए को 80 घंटा लगता है तो बी को 120 घंटा लगेगा। अगर एक 220, यानी 120 घंटे में काम कंप्लीट कर देगा। अगर वो एक दिन में 5 घंटे काम करता है
और 120 घंटे 120 आवर्स में काम कंप्लीट होता है, तो कितने घंटे लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे कंप्लीट होने में? ये 120 आवर्स में कंप्लीट करता है, एक दिन में 5 घंटा काम करेगा, कितना दिन लग जाएगा? लॉजिक सी बात है। 120/5, 24 घंटे, 24 दिन, 24 डेज, एक दिन में 5 घंटे, तो 24 दिन में 120 घंटे, काम कंप्लीट। तो 20 को 5 से डिवाइड करें तब भी निकल जाएगा। टोटल वर्क निकाल के, एक दिन का वर्क निकाल करके डिवाइड कर देंगे तब भी निकल आ जाएगा, या तो ए का टाइम देख के बी का पूरा टाइम निकाल लीजिए। बी का टाइम निकल गया, और बी एक दिन में 5 घंटे में काम, एक दिन में 5 घंटे करता है, 5 आवर्स में, 5 आवर्स काम करता है। तो 120 आवर्स काम करने में कितना दिन लगेगा, निकल नहीं जाएगा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। कह रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 50 हैव स्क्वायर दैट इन इन द डिजिट 1। एक से लेकर के कह रहा है कि 50 तक के नंबर में बताइए ऐसे स्क्वायर जिनके लास्ट में 1 आता हो। आप जानते हैं 1 कहाँ कहाँ आता है? देखिए मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, 1 कोई भी नंबर लिख लीजिए आप, 7, 8, 9, सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है और 9 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। देख लीजिए 81 में लास्ट में 1 आ रहा है। बाकी सब कोई नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यानी अगर मैं 1 से लेके 50 तक के नंबर की काउंटिंग करूँ तो लिखूंगा थोड़ी वन, और मुझे भी आइडिया लग गया कि 1 से लेकर 10 तक में दो नंबर आएंगे। जैसे 1 से लेकर 10 तक की बात की जाए तो 1 हो गया, एक 9 हो गया, इन दोनों के स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगी। इसलिए क्या 10 तक होगा, जैसे मान लो हम 11 से लेके चले कहाँ तक, मान लो 20 तक चले, एक तो 11 में 1 आ जाएगा, और अब एक आएगा 19 में, 19 का लास्ट में 9 हो रहा है, इसका भी स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आएगा। यानी हर एक, एक से लेकर 10 10 नंबर में दो नंबर आते हैं, तो 50 तक में कितने नंबर आ जाएंगे? 1 से लेकर 10 तक में दो, फिर 10 से 20 में दो, 30 में है ना, 20 से 30 में दो, 30 में 40 में दो, 40 से 50 में दो आएंगे। तो कुल मिलाकर के 10 नंबर ऐसे आएंगे जिनके स्क्वायर के लास्ट में 1 आएगा। तो 10 नंबर 1 में, बात समझ आ गई? इससे पहले में 1 9 हो गया, फिर 11 19 हो गया, ओरल बता सकता हूँ, 1 11 19 21 29 31 39 41 49, ये 4 नंबर है, पाँच, ये 10 नंबर हैं। 41 49 31 39 21 29 11 19 19। अभी 10 तो कह रहे कितना परसेंटेज है, तो टोटल नंबर का निकल नहीं है। 10, 10 आया, 10 नंबर ऐसे जो कि स्क्वायर है। टोटल नंबर कितने, 1 से लेके 50, तो कितना परसेंट है टोटल का, निकल नहीं जाएगा। 10/50 करेंगे 1/5, 1/5 का मतलब 20%। बोलो पता नहीं, 1/5 को परसेंट मतलब कितना आएगा, 20%। 1/5 × 100, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, परसेंटेज चार्ट में बताया गया, 1/5 की वैल्यू क्या होती है। अभी नहीं बैठ करके आप ये कर रहे हैं, ऐसे करेंगे तो एग्जाम ही चला गया आपका, तब होगा ही नहीं। छोटी छोटी चीजें आपको जल्दी जल्दी करनी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है 132 एग्जामिन ऑफ सर्टेन स्कूल, रेशियो ऑफ सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल दे रखा है 9:2 है। अच्छा, चार और आ जाते हैं, रेशियो कितना? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए रेशियो जो दे रखा है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का, 9:2 दे रखा है, और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं टोटल कितने हैं, 132। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 9 + 2 करेंगे 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू अगर 132 है, तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की निकालूंगा तो क्या आएगा, 12। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई तो 9 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आ जाएगी। 1 यूनिट की 12, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगी। यानी कि 108 ऐसे जो सक्सेसफुल वाले स्टूडेंट है 108 है, फेल हो गए हैं वो आपके 24 है। देयर आर 4 मोर स्टूडेंट जो हैड पास्ड। अगर 4 लोग और जो है पास हो गए होते, तो जाहिर सी बात टोटल नंबर चेंज नहीं होता है। अगर 4 और पास होंगे तो मतलब 4 और कम फेल हुए होंगे, इसी फेल में से तो पास होंगे, टोटल थोड़ी बदल जाएगा। 132 थोड़ी ऊपर चला जाएगा, कम हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 108 में 12 ऐड करेंगे तो 112 आ जाएगा। अब इसमें 4 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी 20 पास होंगे, 20 फेल होंगे, क्योंकि सम बदलना नहीं चाहिए। देखिए 108 24 को ऐड करेंगे तो 132 आएगा। अब यहाँ भी 112 और 20 को ऐड करेंगे तब भी 132 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ी बदल जाए किसी क्लास के अंदर। तो अब रेशियो निकल नहीं जाएगा इसमें, 4 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए तो 28:5 आ जाएगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन मैंने मॉक के अंदर भी दिया है और बहुत बार कराया है, और कई जगह इसमें पूछता भी है इस तरह का क्वेश्चन। तो आप इसमें जो है इसी तरह से सॉल्व करिए करिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें कांस्टेंट रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 28:5 आपका रेशियो, आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
तो इजी क्वेश्चन था, टोटल नंबर दे रखा तो वहां से मैंने अलग अलग स्टूडेंट निकाल लिए। एक चार ज्यादा फेल सक्सेस था, तो चार कम फेल हुआ, रेशो निकाल लिए। आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ना, पूछा कि जरा इसको सॉल्व करिए। 112 मल्टीप्लाई करा 5 की पावर 4। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नंबर सिस्टम में, नंबर ऑफ जीरोस। क्या बताया था? नंबर ऑफ जीरो का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हमने नंबर सिस्टम के अंदर। उसमें मैंने बताया था जो जीरो आते हैं किसी नंबर की मल्टीप्लाई में, और 2 और 5 के पेयर से आते हैं। कितने आते हैं? उसके पेयर से। जितना 2 और 5 का अगर दो पेयर होगा, दो जीरो आएंगे। तीन पेयर होगा दो, और अगर दो, टू थ्री टाइम्स है तो फाइव थ्री टाइम्स है तो आप तीन जीरो आएगा। अगर चार पेयर्स होंगे तो चार जीरो आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर 112 का मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 16 7 जा 112 होता है। तो 7 इंटू में 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ 112 को। और ये 5 की पावर 4 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 5 का जो पेयर्स बन रहे हैं, कितने पेयर्स बन रहे हैं? आप बोलेंगे सर 4 पेयर्स बन रहे हैं। अरे भाई, दो 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 पांच अगर मैं पेयर बनाऊं, अगर 8 लोग हैं, चार बार 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 5, कितने पेयर बनेंगे? तो मिला के 4 पेयर्स बनेंगे। तो यानी इसकी, यानी कि आंसर में 40 आएगा। तो 40 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ये मेरा आंसर हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा चार जीरो देख करके। वैसे भी देख रहे हैं, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, और 7 के बाद चार जीरो आएगा। तो आप आसानी से आंसर ठीक कर सकते थे कि कितना जीरो आएगा, 40 आएगा। जो क्वेश्चन में टाइम कम देना हो तुरंत हम लोग करके आगे निकलेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता चलूँ आपको। आपको बताना कि रॉन्ग नंबर सीरीज क्या इसके अंदर है। आप अगर इसको देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं 1 से 3 अगर जाया जाए तो क्या दिख रहा है आपको? देख रहे हैं कि वन का मैं दो, मतलब फर्स्ट नंबर का मैं 2 टाइम्स करूं तो 1 2 जा 2 होता है, और एक ऐड कर दूंगा तो 3 मिल जाएगा। तो उसके बाद देख रहा हूँ कि 3 से जब मैं 10 पे जा रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि 3 का 3 गुना करूँ, 3 टाइम्स करूँ और फिर वन ऐड करूँ, तब एक 10 मिलेगा। 3 3 जा 9 प्लस 1 10। लेकिन जब 10 से 21 जा रहा हूँ तो 10 2 जा, फिर देखिए 2 गुना, 3 प्लस 1, तब 21 आ रहा है। यानी पहले 2 टाइम्स प्लस 1, फिर 3 टाइम्स प्लस 1, 2 टाइम्स प्लस 1, 3 टाइम्स प्लस 1, यही सीरीज चली जा रहेगी। आगे देखिए, 3 टाइम्स प्लस 1 आ गया। 21 का 3 टाइम्स करिए, 63, प्लस 1 करेंगे तो 64। अब देख रहे हैं अगला 2 टाइम्स वाला आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ रहा है। 64 का 2 टाइम्स करेंगे 128, प्लस 1 129। अब यानी अब ये 2 टाइम्स वाला, अब ये 3 टाइम्स वाला सीरीज बनना चाहिए। 129 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 387, 387। और वन ऐड करेंगे तो 388 आना चाहिए था। यहाँ पे कितना? ये 388। लेकिन यहाँ पे आया 356। अब मैं 388 इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ये 3 टाइम्स आया ना, तो ये 3 टाइम्स से आया ना यहाँ पे। अब हमको करना पड़ेगा 2 टाइम्स। अब इसका अगर मैं 2 टाइम्स करके प्लस 1 ऐड करूँ तो मेरा ये आना चाहिए। देख लेते हैं। जब 388 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 8 जा 16, है ना? और 2 8 जा 16, एक 17, और 2 3 जा 6, एक 7, 776। और प्लस 1 ऐड कर देंगे, 777 आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यही 356 गलत है। यहाँ पर 388 आना चाहिए था। तो क्या सीरीज बन रही थी? 2 टाइम्स प्लस 1, 3 टाइम्स। देखिए, 3 टाइम्स प्लस 1, 2 टाइम्स प्लस 1, है ना? इसी तरीके से 2 टाइम्स प्लस 1, 3 टाइम्स प्लस 1, 2 टाइम्स प्लस 1, 3 टाइम्स प्लस 1। इस तरह सीरीज बनेगी। तो रॉन्ग नंबर आपका 356 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 56 लिख रखा है, तो इसको बना लीजिए 356 है। नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट माइनस कर दीजिए भाई, इसको में से इसको माइनस करिए, फिर इसको माइनस करिए, फिर इधर ला के ऐड कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ये तो सब कर ले जाएंगे। अब मैं कुछ नई चीज बता देता हूँ। इसमें लगा दीजिए आप डीएस। क्या लगा दीजिए इसके अंदर? डीएस। सबका डीएस अलग अलग नजर आ रहा है। इसमें क्या है? डीएस कॉन्सेप्ट का यूज कर लीजिए। देखिए कितना आंसर आ जाएगा। इसका डीएस कितना आएगा? 2 2 4 2 6 आएगा। इसका डीएस कितना आएगा? 3 3 6 2 8 2 10। इसका डीएस 1 आएगा। इसका डी में 6 6 12 4 16 4 20, इसका डीएस 2 आएगा। अगर इसका डीएस का 9 9 कैंसिल, 8 8 16 17, यानी 8 और 16 यानी 7 7 डीएस आएगा। यही डीएस आ रहा है। आप देख लीजिए कितना आ रहा है। 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4,
ये माइनस लगा, जब इधर आएगा +6 हो जाएगा, तो 4 + 6 करेंगे तो 10, 10 आएगा। 10 का मतलब DS1 आ गया। यानी ये नंबर जो भी यहाँ पे आएगा, उसका DS कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। भाई इसको उधर ले जाते ना, -1, 11, 22 को उधर ले जाते, सबका DS लगा रहा हूँ। ये +6 हो जाएगा इसका DS। इसका DS माइनस माइनस ये प्लस होता, तो ओवरऑल DS निकल के 1 आया। तो यही नंबर का DS जो आंसर होगा, जो इसका DS1 होगा। तो इसका देखिए 6, 5, 11, इसका DS तो 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका तो 5 है। ये तो होगा नहीं 1, देखिए ये तो नहीं, आंसर हो गया 55 का DS1 है, क्योंकि 5, 5, 10, 1 + 0 यानी 1। यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। तो DS से आप आसानी से लगा सकते हैं। बाकी माइनस करना तो आप, जिसको माइनस करना तो आप लगा ही सकते हो, वो मेथड बताने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे DS को बताना बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देखिए कितने आसानी से लग जाता तुरंत। 6 तुरंत में, 7, 5, 4, 6, 10, एक DS आंसर। इस तरह से अब जब तक आप लिखते नंबर, तब तक आंसर स्क्रीन पे देख के हो जाता। वो आसानी से DS का, DS अच्छे से, DS जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है, यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अच्छे से उसको जाके देख लीजिए। काफी जो है ये कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आपसे पूछा है कि अ नंबर इज डबल एंड 9 इज एडेड, इफ द रिजल्ट इज ट्रिपल, इट बिकम 75। ऐसे क्वेश्चन एएमयू में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछा गया एमबीए के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस को मतलब हमेशा मैं कराता रहता हूँ। इसको ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए, खत्म बात। क्या क्या कहा भाई, वही चीज कर दीजिए। कह रहा है कि नंबर को डबल करना है, फिर 9 ऐड करना है। डबल करने के बाद 9 ऐड करिए, सब ओरली होगा। जो रिजल्टेंट आएगा डबल, डबल और करने के बाद 9 ऐड करने के बाद, उसका ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3 गुना कर दीजिए। और 3 गुना करने के बाद 75 आना चाहिए। ऑप्शन उठाइए, कि मान लीजिए 6 लेके चल रहे हैं, तो 6 का डबल करेंगे 12 आएगा। 12 में 9 ऐड करेंगे 21 आएगा। 21 का 3 गुना करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे 63 आएगा। जबकि आना चाहिए 75, मेरा आंसर नहीं होगा, ओरल हो जाएगा। 3.5 का डबल करेंगे 7 आएगा। 7 में 9 ऐड करेंगे 16 आएगा। 16 का 3 गुना करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे 48 आएगा। मेरा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि 75 आना चाहिए। 8 पे आ जाइए। 8 का डबल करेंगे 16 आएगा। 9 ऐड करेंगे 25 आएगा। 3 टाइम्स करेंगे 75 आएगा, जो कि दिया हुआ मेरा आंसर हो जाएगा। ये होता है ऑप्शन से करने का। तो पहला मेथड तो ऑप्शन से हो गया, डबल प्लस 9 जो आया 3 गुना करेंगे, चेक कर लेंगे। तो 8 2 16 प्लस 9 25, 3 75, मेरा आंसर हो गया। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्या आप मानिए वही वाला जो आपका बेसिक मेथड है, एन लगा दीजिए। अ नंबर इज डबल, मान लो कोई नंबर है, उसको आपने क्या किया, डबल कर दिया, एंड 9 ऐड कर दिया, है ना, डबल। और उसके बाद रिजल्टेंट को क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फाइनली आपका नंबर आ गया 75, ये तो दिया हुआ है। 3 से कैंसिल करेंगे 25 होगा। और 2n, 9 उधर जाके माइनस कर देगा, तो 25 में से 9 जाएगा 16। तो 2n की वैल्यू 16 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16/2 यानी 8। इस तरह से हम सॉल्व करना चाहें, बाकी ऑप्शन से कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। आपका बोला 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, रेशियो है ये 3:4:5, एंड देयर एलसीएम इज दिस, व्हाट इज द एचसीएफ? अगर आपने एलसीएम एचसीएम पढ़ा, मैं साफ साफ बताया था। अगर रेशियो को प्राइम नंबर का रेशियो दे रखा है, तो अगर दो नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मैंने कहा अगर एक्स और वाई को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या होता है? आप जानते हैं कि HX Y होता है, H×X×Y, HX Y होता है। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर दे दिया, XYZ। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ एलसीएम कितना होगा, तो वही प्रोसेस है, HCF इंटू सारे को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट निकाल दो, XYZ। ये होता है यहाँ पे HCF एलसीएम। तो यहाँ पे निकाल दीजिए। तो HCF इंटू XYZ, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 × 5 करेंगे, 4 3 = 12 × 5 यानी 60 की वैल्यू हो जाएगी। ये एलसीएम के बराबर होता है। क्या होता है ये एलसीएम होता है। और एलसीएम आपका दे रखा है 2400। यहाँ पे 2400 लिखिएगा, 0 0 कैंसिल करिएगा, HCF आ जाएगा। 240/6 डिवाइड करेगा, तो 240/6 करेंगे, तो 40 मेरा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आपको उसी तरीके से कराएंगे जिस तरह से आप एग्जाम में करके आए। तो 40 मेरे एक लाइन का आंसर हो जाएगा 40। हालांकि ये क्वेश्चन फ्री था, क्वेश्चन फ्री था। 3 4 × 12 560, 2400 को 60 से डिवाइड करना था, 2400 को, आसानी से HCF निकल आएगा, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होता तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग एंड मार्क द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फॉर 9 मंथ, रेट देर 16% पर एनम।
16% पर एनम का मतलब यह है कि 12 मंथ की जो रेट है, 12 मंथ की जो रेट आपकी दे रखी है वो 16% दे रखी है। तो मैं आपसे पूछूं कि 9 मंथ में कितना रेट पड़ेगी, तो 9 मंथ की रेट निकाल लीजिए कितनी है। 9 मंथ की रेट अगर आपको निकालना कितनी पड़ेगी, निकल जाएगा यहाँ से। अगर मैं कैंसिल करूँ तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 9, यानी 3 मंथ की रेट जो है 4% है। तो 9 मंथ की रेट निकालेंगे तो 12% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12%। 3 3 जा 9 होता है। या फोर में यूनिटरी मेथड अगर आप नहीं पढ़े जाके पढ़ लीजिएगा, 3 4 3 जा 12 आ जाएगी परसेंट। यानी 9 मंथ की रेट आ जाएगी 12, क्योंकि देख रहे हैं 3 मंथ की रेट 4% है, तो 9 मंथ की रेट कितनी आएगी। 3 मंथ की 4%, 9 मंथ की 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 12% रेट आएगी। तो आप साफ साफ यहाँ बोला भी है, कंपाउंड क्वार्टरली, हर 3 मंथ पे आपको जो है इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड क्वार्टरली लग रहा है तो 3 महीने पे लगेगा, और 3 महीने का रेट आप निकालें 4%, कितनी आई है, 4 4 लिखे ना, 3 मंथ का रेट 4% भाई। 9 महीने 12%, 3 महीने में कितना लगेगा, 4%। तो 4% की अगर रेट लगेगी थर्ड थर्ड मंथ में, 9 मंथ की बात चल रही है, तो कितनी बार लगेगी, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स लगेगी। आप यहाँ पे फोकस करिए कितनी टाइम्स रेट लगेगी। भाई 3 मंथ पे लगने जा रही है, कंपाउंड लेगा इंटरेस्ट लेगा, 4% के रेट से इंटरेस्ट लेगा हर 3 3 महीने पे। तो पहले महीने 4%, दूसरे महीने 4% जो आएगा, फिर 4 महीने रेट जो लग रही है पर मंथ, पर 3 मंथ जो लग रही है वो 4% लग रही है। ये आपको मालूम चला, और अब 9 महीने में 3 बार लगेगी, ये आपको पता चल गया। आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं, मैं 2 तरीके से बताऊंगा, और कैलकुलेशन देखिए किस तरह से की जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बताइए कि आप जहाँ 4% रेट आ गए, कितने लगेगी थर में, 4%। 4% का मतलब होता है कि हर 3 में 4% मतलब होता है 1.25। 1/25 का मतलब ये 25 रुपये का प्रिंसिपल है, तो एक आपका क्या बढ़ जाएगा, उस पर इंटरेस्ट लग करके अमाउंट कितना हो जाएगा, 26। अमाउंट प्रिंसिपल में रेशियो का रेट का मतलब पता है, तो आप अमाउंट और प्रिंसिपल में रेशियो निकल के आता, अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल गया था, अगर आप देख पाएंगे है ना। तो अमाउंट अमाउंट प्रिंसिपल आप पढ़ लीजिए, 25 रुपये था, 1 रुपये इंटरेस्ट इंटरेस्ट लग गया तो 26 रुपये हो गया अमाउंट। तो 26/25 हो जाएगा। ये सब सक्सेसिव वाली बात, कंपाउंड सक्सेसिव ही तो होता है। 25 से 26 हो गया। एक साल में, अगले साल फिर वही वही रेट है, तो 26 से फिर 20 जो आएगा उसका फिर 26/25 निकाल लेंगे। थर्ड ईयर में भी वही बात, 26/25 करेंगे। आप देखेंगे कि 25/25 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर 25/25 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो क्या आएगा, जो बताइए। अब अगर इस नंबर को अगर पहचान पा रहे हैं, इस नंबर को पहचानना जरूरी होता है। ये 25 का क्यूब है, ये क्या है, 15,625 का क्यूब है। यही देखिए वैल्यू, ये इनिशियल, यही ये प्रिंसिपल है, नीचे प्रिंसिपल आ रहा है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ रही है, यही वाली 25 का क्यूब आ रही है, जो किसी के इक्विवेलेंट है। यानी कि 15,625 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56,625 रुपीज। तो 26 × 26 अगर आप करेंगे तो कितना आता है, 26 × 26 अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आसानी से वहां पे निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप निकाल लीजिए। 17,576, अगर आप 26 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ये अमाउंट आएगा 17,576। अब इसको मल्टीप्लाई में कितना टाइम लेते हैं तो मैंने, मुझे नहीं पता। अब अच्छा, इधर जो मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ये 15,625 यूनिट आएगा, और उसकी वैल्यू दे रखी है 15,625 रुपीज। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। भाई इतने कितने तो एक की निकाल, डिवाइड करेंगे ना 15,625 को, 15,625 तो 1 ही आएगा ना। तो 17,576 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17,576। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो आंसर आपका देखिए, दो 6 में से 5 जाएगा 1, और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 51 लास्ट में आएगा। एक और लेके चले जाइए, 5 में से 7 नहीं जाएगा, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, यानी 195 मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन था आपको लगाने का भाई। रेट आ गई 25%, यानी 4%, यानी 1/25। 25 प्रिंसिपल है, एक इंटरेस्ट जो कि 26 अमाउंट हो जाएगा। तो 3 बार लगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट में आएगा, वो प्रिंसिपल आएगा। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका यूनिट में आएगा, वो अमाउंट आएगा। तो 15,625 यूनिट की वैल्यू 15,625 था, 1 की 1 आ गई, 17,576 की 17,576 रुपीज अमाउंट आएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, या सी आई निकल आएगा।
लेकिन ये किए तो क्या किए, सेकंड कैलकुलेशन कैसे इजी करें इसको भी देख लीजिए। इसी का कैलकुलेशन कैलकुलेशन पार्ट देखिए कहाँ पे आसान कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ जो कि मैं बताता रहता हूँ कि बहुत जगह यूज हो सकता है, आप यही सॉल्व कर रहे थे ना, यही सॉल्व कर रहे थे, नीचे आ रहा था 15, 25 इंटू 25 इंटू 25। आप जानते ये प्रिंसिपल होता, ये आपका क्या आ रहा था, यही आपका दिख रहा है प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट है। सीआई क्या होता है, सीआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये तो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आप ये निकालिए अमाउंट का डीएस कितना है, जो अमाउंट उसका डीएस निकाल लीजिए। 26 का डीएस कितना होगा, 8, फिर 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 का डीएस 1 हो गया, 1 इंटू 8 करेंगे, यानी अमाउंट का डीएस 8 आएगा, और प्रिंसिपल का डीएस निकाले 7 इंटू 7, 49, 49 का मतलब 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 7 करें 28, इसका डीएस 28 आएगा, 28 आएगा, इसका डीएस मतलब 1 आ जाएगा। अब देखिए ये निकाल लीजिएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 का डीएस कितना आएगा, 7 से 49, 49 का डीएस होता है 9 4 13 यानी 4, 4 को फिर 7 मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 28 का डीएस होगा 8 + 2 10 यानी 1। ये सब ओरल पता होना चाहिए। यानी कि अमाउंट का डीएस 8 है, प्रिंसिपल का डीएस 1 है, दोनों डिफरेंस निकालेंगे 7 आएगा, यानी हमारा सीआई जो होगा उसका डीएस 7 होगा, और एक ही ऑप्शन जिसका डीएस 7 है, ऑप्शन सी, बाकी कोई ऑप्शन है जिसका डीएस 7 आए। आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 9 इसका डीएस 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 13 14 यानी 5 डीएस इसका है। 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 5 1 6 इसका डीएस है। देखिए 9 कैंसिल, 4 2 6 इसका डीएस है, तो नहीं किसी का हो रहा है ना। तो मिला जुला करके सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसका डीएस 7 है, वो है आपका सी। तो डीएस से यहाँ पे कैलकुलेशन को आप इजी कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको लगाने वाला भी आसान है, बताइए दिए किस तरह से करना है। तो जहां पर जो चीजें बतानी है उसमें टाइम दिया जाएगा, बाकी जो चीजें में आप जल्दी से कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब सारे फिक्स पैटर्न के हैं। अ मैन बॉट सम ऑरेंजेस एट 10 पर डजन एंड बॉट द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस। देखिए अ मैन बॉट सम ऑरेंजेस, 10 रुपये, 10 रुपये पर डजन खरीदा, 10 रुपये पर एक डजन ना, ठीक है, पर डजन लिखा है, एक डजन का है 10 रुपीज, एंड बॉट द सम ऑन 8 पर डजन, ठीक है। कह रहा ही सोल्ड दीज ऑरेंजेस एट 11 पर डजन and gain 120 rupees. The total number of oranges bought by him was। अगर आप एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो वहां पे आप आसानी से एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। भाई 10 रुपए, 8 रुपए, पहले क्या लिखा है, 10 रुपए पर डजन लिखा है ना, रेट दे रखा है ना, 10 रुपीज पर डजन दे रखा है रेट, और दूसरा क्या है कि 8 रुपीज पर डजन, ये तो दिया है, ये तो दिया हुआ आपका। एवरेज कॉस्ट क्या है हमको नहीं पता, और नंबर दिया है कि सेम अमाउंट में सेम क्वांटिटी में लिया है। अगर आप मिक्सर इरिगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, अगर क्वांटिटी का रेशियो सेम है, 1:1 का है, तो एवरेज कॉस्ट डायरेक्ट निकल के आता है, 10 + 8 ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 और 18/2 करेंगे तो 9 रुपीज पर डजन जो है आपका कॉस्ट आ जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकल गया 9 रुपीज पर डजन। सेल कितने में कर रहे हैं आप, 11 रुपए, 11 पर डजन में। अगर 9 रुपीज 9 पर डजन में आप खरीद रहे हो, रुपीज 11 पर डजन में अगर आप सेल कर रहे हैं, सीपी है, और एसपी आपका है 11 रुपीज पर डजन, तो जरा बताइए प्रॉफिट कितना ले रहे हैं आप, पर डजन कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 2 रुपए, रुपीज 2 पर डजन जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, यानी पर डजन में 2 रुपए का फायदा ले रहे हैं आप। अगर आपका टोटल गेन 120 रुपीज हुआ है, जरा बताइए कितने संतरे, कितने ऑरेंजेस खरीदे थे, एक डजन पे 2 रुपए का फायदा है, एक डजन पे 2 रुपए का फायदा, आपने 120 रुपीज का गेन कर लिया, तो ऐसे कितने ऑरेंजेस रहे होंगे, निकाल नहीं पाएंगे। 120 टोटल फायदा हुआ है, एक पे फायदा 2 का है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 60 डजन आपका आंसर आ जाएगा। ये एक लाइन क्वेश्चन है। एलिगेशन से आप एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सीपी दे रखा है, मैंने वहां से प्रॉफिट निकाल लिया पर डजन कितना होगा। टोटल प्रॉफिट दे रखा था, एक प्रॉफिट पता था एक डजन पे कितना मिल रहा है, तो नंबर ऑरेंज हम आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल प्रॉफिट को एक डजन पे मिलने वाले प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज निकल जाएगा, कितने डजन है। सिंपल सी बात है। तो आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, 60 मेरा आंसर आ जाएगा। सारा क्वेश्चन आपको डेली लाइफ से करंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा पाइन एप्पल कॉस्ट 7 है, ये पाइन एप्पल आपका है, ये वाटरमेलन है। कह रहा पाइन एप्पल का जो कॉस्ट है, हर एक कॉस्ट का 7 रुपीज है, और इसका जो कॉस्ट है वाटरमेलन का 5 रुपीज है। इसका कितने नंबर है हमें नहीं पता, ये कितने क्वांटिटी में लिया जाएगा हमको नहीं पता।
अब हमको बताना कि नंबर ऑफ पाइनएप्पल कितना परचेज किया, और वेरीफाई कर लेंगे अभी सर, देखिए कैसे निकलता है। कह रहे कि टोटल जो एक्सपेंडिचर आपका है, वो जो खर्च रुपए किया हुआ है वो 38 रुपीज किया हुआ है। तो 5 रुपए का रेट देखा यहाँ पे, ₹5 का पर है, ये रेट है, ये प्राइस है ना, ये इसका प्राइस है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वांटिटी है ना, ये आपका क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, द नंबर ऑफ पाइनएप्पल से पूछा कितने लेंगे, हम मान लेते हैं कि 3 ले रहे हैं। अगर आप 3 पाइनएप्पल्स लेंगे तो 7 का रेट है, तो कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको? 3 लेंगे 7 के रेट से तो 21 पड़ेगा। टोटल जो कॉस्ट जो आपका निकला, जो जो टोटल आप जो सेल किए हैं, कितने में किए हैं? 38 रुपीज में। तो 21 में कितना ऐड करेंगे? 78, 38 आ जाएगा, 17। तो क्या 5 के में कोई भी ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करें 17 आ जाए? कभी नहीं आएगा। भाई अगर 3 लिए हैं तो 5 में कुछ नंबर लेना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि 38 से ज्यादा नहीं हो सकता। और नंबर जो भी लेना होगा इंटीजर में लेना होगा, आधा वाटर में लेना तो लेना नहीं होगा, पूरा इंटीजर में लेना पड़ेगा। तो पूरा इंटीजर में कहाँ मिलेगा? कोई भी नंबर ऐसा बताओ जिसका मल्टीप्लाई में करें और 17 आ जाए। तो नहीं आएगा, 3 तो वेरीफाई नहीं होगा। अगर 2 लेके चलते हैं, समझिएगा अच्छे तरीके से, अगर 2 लेके चलेंगे तो अगर आप इसमें यानी कि 2 लेते हैं तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब आपके पास टोटल अगर 14 पाइनएप्पल पे खर्च हो रहा है, टोटल 38 रुपीज खर्च किए हैं, तो बचा कितना? 24। तो 24। अब क्या, अब कितना वाटरमेलन लें कि 5 के रेट से 24 आ जाए? कभी नहीं आएगा। 5 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर आता ही नहीं है, तो चला गया। 4 पे चेक कर लीजिए, अगर 4 पाइनएप्पल लेगा तो 4 7 जा 28। अब मेरे पास बचा 20। अब 20 तो आ सकता है। 5 की अगर वाटरमेलन ले रहे हैं और 5 के रेट से अगर 4 वाटरमेलन लेंगे, तो 5 4 जा 20 आएगा। तो 20 इसका आ जाएगा, A 20 है ना। और कितना आया था? 28। 2 ले लेंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, और 10 और 20 कर लेंगे 28, तो मेरा 38 आ जाएगा। यानी कि 4 पे आपका जो वेरीफाई हो रहा है। बाकी कोई नंबर ले जाओ, अगर 5 लेंगे तो 35 होगा, 35 के बाद ये 13 आ जाएगा, अभी वेरीफाई नहीं होगा। 7 लेंगे तो ये 49 ज्यादा हो गया, 7 तो ले ही नहीं सकते, और 5 तो नहीं ले पा, 35 हो जाएगा। तो फिर कहाँ से, फिर 35 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 5 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा ही नहीं। तो जो आया ऑप्शन 4 पे, फिर से देखो 4 पे कैसे वेरीफाई हुआ। 4 7 जा 28। भाई 7 अगर पाइनएप्पल का रेट है, 4 पाइनएप्पल लोगे, 7 के रेट से 28 रुपीज हो गया। आप टोटल आप 30 रुपये खर्चा किए हो, दम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो। अगर 28 रुपये खर्चा कर लिए, 10 रुपये, 10 रुपये बचा हुआ है। तो अगर वाटरमेलन 5 का रेट है तो कितना वाटरमेलन ले लो कि 10 रुपये आ जाए? 2। तो 5 2 जा 10, 10 रुपीज का वाटरमेलन हो जाएगा, 28 का ये हो जाएगा। दोनों करेंगे 38 आ जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन से वेरीफाई नहीं होगा। चलते हैं नंबर 18 पे। कह रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस कवर बाय साइकिलिस्ट एट सर्टेन स्पीड इफ द जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल टाइम एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ जॉगर दैट साइकिलिस्ट। देखिए, एक साइकिल से हैं, एक मान लो जॉग ही करते पैदल जा रहे हैं, है ना। तो एक टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन एक चीज दे रखा है, अ सर्टेन डिस्टेंस कवर बाय साइकिलिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड इफ अ जॉगर कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम। माने हाफ की जो डिस्टेंस है वो डबल टाइम में कन्वर्ट करती है, यानी कि साइकिलिस्ट जितने देर में यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, उतना क्या ना हाफ डिस्टेंस डबल। और ये जो आपका जॉगर है, इसकी हाफ डिस्टेंस इसको लगने वाले टाइम से डबल टाइम लगता है। कहने का मतलब ये है, मैं जो भी टाइम यानी इसको जो लग रहा है, इसको जो टाइम लग रहा है उसका 2 गुना टाइम लग रहा है। तो कह रहा कि जॉगर कवर हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम। अगर हाफ डिस्टेंस को डबल टाइम में कवर करता है, तो जरा बताइए पूरी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा? अगर डबल टाइम लग रहा, मान लो जो साइकिलिस्ट को जो लगता हो, उसके डबल टाइम में हाफ डिस्टेंस कवर ये करता है, तो पूरी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा? पूरी डबल का यानी 4 टाइम्स में करेगा। यानी 4 टाइम्स टाइम ज्यादा लगेगा उसको पूरी डिस्टेंस कवर करने में। तो कहने का मतलब ये है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, पूरी डिस्टेंस ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो साइकिलिस्ट को जितना टाइम लगेगा, वो जॉगर को उसका 4 टाइम्स टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ पे आपकी कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है और टाइम का रेशियो, जॉगर को जो टाइम लग रहा है, ये साइकिलिस्ट है, जॉगर को टाइम हाफ डिस्टेंस में डबल टाइम, फुल डिस्टेंस में 4 गुना टाइम लगेगा, 4 टाइम्स टाइम लगेगा।
यानी इसको 4 लगेगा। अगर इसको 1 यूनिट टाइम लगता है उस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में साइकिलिस्ट को, तो जॉगर को उसका 4 टाइम्स लगता है, यानी 4 4 1 जा 4 लगेगा। 1 का 4 टाइम्स करेंगे 4 आएगा। तो टाइम का रेशियो 4:1 है। आपसे पूछा स्पीड का रेशियो बताइए। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इसका जस्ट उल्टा होगा, 1:4 होगा। तो 1:4 जो भी आंसर हो मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, टाइम का रेशियो 4:1, स्पीड का रेशियो 1:4। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की होती है, यानी उनका रेशियो उल्टा होता है। एक लाइन का क्वेश्चन था ये। फिर 19 देखिएगा, कह रहा संकेत परचेज जो है 20 डजन बुक। कह रहा है कि रुपीज बुक एट रुपीज 40 पर डजन, ही सोल्ड 8 डजन एट 10% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग 12 डजन इन 20% प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट ट्रांजेक्शन। देखिए, सिंपल से, अगर आप एलिगेशन में, मैंने बढ़ाया कि एलिगेशन का इस्तेमाल प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई। उसने कहा कि 20 डजन नोटबुक जो है उन्होंने परचेज किया है, और पर डजन का जो प्राइस है 48 रुपीज है। और उसने कहा ही सोल्ड 8 डजन, जो है 10% के प्रॉफिट सेल करता है। अगर प्रॉफिट लॉस में पढ़े हैं आप और अगर कॉन्सेप्ट उसका जानते हैं, मैंने एक चीज बताया था, अगर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आता है, यहाँ पे सीपी आता है, यहाँ पे सीपी आता है। ये चीज मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट या लॉस बीच में, यहाँ सीपी सीपी रहता है। अगर इसी एलिगेशन मेथड का यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं तो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, देखिएगा। कह रहा है कि 48 ही सोल्ड 8 डजन 10% प्रॉफिट। 10% के प्रॉफिट पे जो सेल कर रहा 8 डजन, और 1 डजन का अगर कॉस्ट 48 रुपीज है, तो 8 डजन का कॉस्ट कितना होगा। अगर मैं यहाँ सीपी निकालूं 8 डजन का कितना आ जाएगा रेट, 48 × 8 करेंगे, ये आ जाएगा। इस तरीके से कह रहा 10%, रिमेनिंग 12 डजन 20, बचा हुआ 20% का प्रॉफिट जो है उसमें हमने 12 डजन को जो है सेल किया है। प्राइस क्या पड़ेगा हमारा, कॉस्ट क्या पड़ेगा, 48 के हिसाब से 48 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सीपी निकल आया। ओवरऑल कितना होगा, निकल नहीं जाएगा। अगर मैं रेशियो निकालता हूँ 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा। 4 2 × 8, 4 3 × 12, यानी 2 3 का रेशियो आएगा। यहाँ 10% है, यहाँ 20%, 20 की निकल नहीं जाएगी, आसानी से निकल जाएगी। 10 × 2 करिए 20, 20, 20 × 3 करेंगे 60, 2 × 10 करिए 20। इसका देखिए ऐसे होता है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × देखिए ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन जाके पढ़ लीजिएगा। 2 × इसका करेंगे 10 में 20 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 60 आएगा, अपॉन M1 + M2, M1 MX + NY/M अगर फॉर्मूला याद है तो, और प्लस इन दोनों को ऐड कर लो, 3 + 2 5, तो आ जाएगा 80 अपॉन, देख लीजिए 80/5 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16 दे रखा हुआ था, ये आंसर हो जाएगा। तो आसानी से चीज को लगा सकते हैं, एलिगेशन से लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट होता है, मैंने अप्लाई कर दिया किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आप समझ गए। तो आपको इसी तरीके से सोल्यूशन भी देना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे कह रहा है ABCD पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। इसका क्वेश्चन आ गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है ABC 3 पार्टनर है, इनिशियली इन्वेस्ट करता है 20 लाख एंड एड अनदर 10 लाख फॉर 1 ईयर। बी जो शुरू में इन्वेस्ट करता है 35 लाख एंड 10 लाख ड्रॉ कर लेता है 2 साल बाद। और सी इन्वेस्ट करता है 30 लाख का। इन्वर्ट रेशियो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, 3 साल की बात चल रही है। चलिए, ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। कह रहा है कि ABC पार्टनरशिप करते हैं, ए इनिशियली इन्वेस्ट 25 लाख एंड अदर एड 10 लाख आफ्टर 1 ईयर। देखिए, 25 लाख रुपया उसने लगाया बिजनेस के अंदर, और 1 साल तक लगाया है ना। 1 साल का मतलब होता है कि 12 महीने, कितना लगाया है, 12 मंथ। अब मंथ अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। लगाया 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए। उसके बाद अगले साल उसने क्या किया, आफ्टर 1 ईयर 10 लाख रुपए और ऐड कर दिया। 10 लाख का मतलब 25 लाख पहले था, 10 लाख और किया, 35 लाख हो गया। और 35 लाख रुपए वो कितने साल तक पैसा रहेगा, 1 साल का तो हो गया, 3 साल की बात चलिए, 2 साल तक का इन्वेस्टमेंट होगा 35 लाख का। ये ए का हो गया। रेशियो निकालिए, बी पे आ जाइए। बी कह रहा है कि 35 लाख इन्वेस्ट करता है और 10 लाख 2 साल बाद निकाल लेता है।
यानी 2 साल तक जो पैसा रहेगा, 35 लाख रहेगा, उस पर 2 साल तक का प्रॉफिट मिलेगा। और तीसरे साल क्या किया उसने, 10 लाख निकाल लिया, यानी उसके पास 25 लाख बचेगा। और 25 लाख वो लास्ट ईयर यानी 1 ईयर के लिए प्रॉफिट मिलेगा उसको। सी पे आते हैं, सी में तो लगातार भाई इनका 3 साल का था, तो 30 × 3 रहेगा। आप देख नहीं पा रहे, 25 × 1 35 × 2, वही चीज यहाँ भी 35 × 2 प्लस 25 × 1। तो 25 और 70 ऐड करेंगे 95 आएगा। यहाँ पे 70 25 पॉइंट करेंगे 95 आएगा। यहाँ पे 90 आएगा। अगर आप 5 से कैंसिल करते हैं तो 19 रेशियो एंड 18 आ जाएगा। आप जानते हैं ये जो रेशियो निकल के आ रहा है, ये प्रॉफिट का आ रहा है। किसका रेशियो आ रहा है ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। प्रॉफिट क्या होता है मैं बता रहा हूँ थोड़ी लाइन। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसी से मैंने इस चीज को यहाँ पे सॉल्व किया है। 1 लाइनर क्वेश्चन था, आसानी से आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन 21 देखिएगा, तेरा 10% ऑफ 20। 10% ऑफ 20, 10% मतलब 1/10 किसका? 20 का। प्लस लिखा, देखिए प्लस 20% यानी 1/5 किसका? 10 का। कितना आ जाएगा? देखिए 10 2 और 5 2 यानी 4 आएगा। कितना आ जाएगा? 4। 20% ऑफ 100 4 नहीं आएगा, क्योंकि 20 आ जाएगा। 10% मतलब कि 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, 2 आएगा, नहीं आएगा। 10% ऑफ 400 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 10/10% मतलब 1/10। 400 का 1/10 करेंगे कितना आएगा? 40 आएगा, नहीं आएगा। 2% ऑफ 200 देख लीजिए, 2% का मतलब 2/100 किसका? 200 का। 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कितना आ जाएगा? 4। यानी वेरीफाई होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो बोला था इसमें से कौन सा ऑप्शन का जो हम सॉल्व करने पे 4 आएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इससे ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मार्क द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, कह रहा है 132 ड्यू इन द 2 ईयर्स 5%। देखिए 5 साल परसेंट के रेट से 2 साल का जो फाइनल जो उन्होंने ड्यू मतलब प्रिंसिपल के साथ जो पूरा अमाउंट दिया है, वो आपका 132 रुपये आया है। तो अगर 5 ईयर% के रेट से 2 साल का अगर मैं नेट परसेंट निकालूं 10% आएगा। हर साल 5% लगे, 10% का मतलब कि 1/10। यानी 10 थी, एक का इंटरेस्ट लग गया, यानी अमाउंट कितना होगा? 11। और प्रिंसिपल आपका 10 है। कितना आया है अमाउंट आपका? 132। यानी 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 132। ये आपका इनिशियल था। आप बोला ना कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, ये आपकी इनिशियल अमाउंट कितना, जरा बताइए कितना हो जाएगी। तो निकाल लीजिए, 1 की 12, तो 10 के निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे 120 आ जाएगी। तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा चीज नहीं है। ये क्वेश्चन अभी एमयू में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे एमयू एमबीए में शायद ये पूछा गया है, तो इसको आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं। तो 120 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कह रहा व्हाट रेशियो मस्ट, कह रहा ग्रोसर मिक्स टू वराइटीज ऑफ टी रुपीज। देखिए 60 पर रुपीज के जी, 60 अ के जी एंड 65 रुपीज अ के जी। सो द सेलिंग प्राइस इतना, प्रॉफिट इतना। देखिए आपको क्वांटिटी का रेशियो पूछा है। 60 दो दो पहले का जो कॉस्ट प्राइस है, 2 वैरायटी है टी की, ये भी क्वेश्चन सब कराया गया क्लास के अंदर। 60 रुपीज पर के जी वाला ये आपका 65 रुपीज पर के जी वाला है। और नेट पर देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो आएगा। हमें नेट कॉस्ट नहीं पता, यहाँ पे क्या हमको नेट कॉस्ट नहीं पता कि क्या आएगा। ये कैसे निकल के आएगा? ये निकल के आएगा आपका जो इन्फॉर्मेशन दी यहाँ से, कह रहा है 10% का प्रॉफिट होगा। 10% का प्रॉफिट का क्या मतलब होता है ये बताएगा? 10% प्रॉफिट का मतलब है कि 1/10 का प्रॉफिट। 10 मतलब सीपी है, तो ये 1 यूनिट का प्रॉफिट है। यानी सेलिंग जो प्राइस है आपकी वो 11 यूनिट, 10 में एक ऐड कर लेंगे 11 यूनिट। और सेलिंग प्राइस है कितनी है आपकी? 68.2। तो 11 यूनिट की वैल्यू 68.2 होगी। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 6.2 आएगी। तो 1 यूनिट की अगर 6.2 आ गई, तो जरा बताइए आपको निकालना सीपी। सीपी है 10 यूनिट, तो 1 के 6.2, 10 की कितनी आ जाएगी? 10 × 6.2 करेंगे 62 आएगी। यानी यही मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। जब रेशियो निकालना होगा आसानी से निकाल सकते हैं। 65 62 का डिफरेंस 3 यहाँ पे आएगा, 62 60 का डिफरेंस 2 आएगा। 3:2 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। तो प्रॉफिट से मैंने वहां से सेलिंग प्राइस दे रखा था, तो वहां से मैंने सीपी निकाला, 10 यूनिट की निकाल लिया। जब सीपी निकल गया तो आसानी से रेशियो आपका आसानी से निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, 5 person are to be selected to form a committee
so that at least 3 men are there on the committee, in how many ways can it be done? यानी कह रहा है कि 7 men है, 16 वुमेन है, 6 वुमेन है, 5 पर्सन को आपको सेलेक्ट करना है, एक कमेटी बनानी जिसके अंदर 5 पर्सन होने चाहिए। उस 5 पर्सन में कह रहा है कि कम से कम 3 men हो। तो आप कितने तरीके से कमेटी को बना सकते हैं, नंबर ऑफ वे क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो टोटल अगर 3 men की बात कीजिए, हमारे पास 7 men है ना, तो कम से कम 3 men का मतलब होता है कि 3 men तो होंगे होंगे, उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप कमेटी फॉर्म करेंगे तो कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, इसको देखिएगा। देखिए 7 men में से अगर मैं 3 men तो लेना ही लेना होगा, तो 3 पर्सन आप ले लिए, 7 men में से 3 men, तो 2 और लेने हैं। वो कहाँ से लोगे, 6 वुमेन में से 2 वुमेन ले लो, 6 वुमेन में से 2 वुमेन ले लेंगे। ये तो तरीका आपका ये हो गया। या और माने या प्लस लगता है और की कंडीशन में आप 4 men ले लीजिए, है ना। अब आपको तो 1 वुमेन लेना पड़ेगा। इसी तरीके से या तो आप टोटल मैन ही ले लीजिए, 7 men है उसमें से 5 men ले लीजिए। तो ये 3 तरीके से बना सकते हैं, 7C5 ले लीजिए, या 7C4 × 6C1, या फिर 7C3 × 6C1। यही आपको सॉल्व करना है, ये आपको आपको बताना है। अब चूंकि एक फॉर्मूला होता है एनसीआर का, अगर आप पढ़े होंगे, एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। हालांकि मैं पूरी डिटेल्स में इसको नहीं बताऊंगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े, अगर आपने कभी क्वेश्चन नहीं देखा है, तो ये चीज थोड़ी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जा करके एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा इस फॉर्मूले को, क्या आ जाएगा एन की जगह 7, आर की जगह 3, अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो फैक्टोरियल 7, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ उसके बाद सॉल्व कर देता हूँ। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन, हालांकि बहुत सारी चीजें आपको ओरल दिमाग में कर लेनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ये होता है। 6C2 का मतलब होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 n-i, इस तरीके से फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, है ना, इंटू फैक्टोरियल 3। इसका तो 6 ही होगा। इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसी को सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 7 क्या होता है, इसको मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ। नीचे मैं पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ आपको। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल ऐसे रहने देना। ये देखिए 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल यानी 2, ये 4 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा। बात समझ में आ गई। ये तो पहले का हो गया, 6 5/2 और 4 आपका ऐसे रहेगा ही। अगर हम तीसरे पे जाते हैं, 7 वाले पे, तो 7 इंटू 6 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल आपका है ही है। और 7C है ना, इंटू 6 भी है, ध्यान दीजिएगा 6C1 था। और तीसरा नंबर जो आता है फैक्टोरियल 7 का, हालांकि ये सब मैं जो लिख रहा हूँ, आप 7 इंटू 6 और 5 फैक्टोरियल, यहाँ नीचे 5 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, ये है सॉल्व करना। जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 35 आएगा। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ये 2 3 है, ये 2 3 जा जाएगा। यहाँ से देखिए 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा। और इधर मैं देखता हूँ तो 5 से 5 कैंसिल होगा, ये 2 3 जाएगा। इधर 21 आएगा, इधर मैं देखो 6 6 5 37 जाए 210 आएगा। इधर 21 आएगा। अगर इधर देखो तो 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15, 35 और 35 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। देख लीजिए 35 है, 15 से मल्टीप्लाई करोगे 35 का, तो यह जगह 75 यानी 525 आएगा। और उधर आ गया था 210, और लास्ट में 21 आएगा। अगर आप सबको ऐड करेंगे, 756 मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव नहीं है, सिर्फ खाली अप्लाई करना, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। मल्टी देखिए अप्लाई बहुत आसान था। यहाँ 7 5 का मल्टीप्लाई किया 35, 5 3 जा 15, 35 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 525 आएगा, 525। इधर 210 आ गया, 221 आ गया, तीनों को ऐड करेंगे मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इफ एवरी 30 मिनट द टाइम ऑफ वॉच इंक्रीज बाय 3 मिनट्स आफ्टर शोइंग द करेक्ट टाइम 5 AM, तो व्हाट विल बी द वॉच शो आफ्टर 6 आवर्स। देखिए करेक्ट टाइम का, आपका जो करेक्ट टाइम है वो 5 AM पे है। कितने पे है? 5 AM पे। और हर 1 घंटे में अगर कह रहा है हर 30 मिनट में अगर वो 3 मिनट का टाइम इंक्रीज होता है, 30 मिनट में अगर 3 मिनट का टाइम इंक्रीज होता तो 1 आवर में कितने का टाइम इंक्रीज कर जाएगी घड़ी? 6 मिनट्स का। कितना इंक्रीज कर जाएगा? 5 बजे कह रहा है कि व्हाट विल बी द शो आफ्टर 6 आवर्स। 6 घंटे बाद कितना बजेगा? अगर मान ले कोई टाइम बजे ना, 6 घंटे बाद 11 बज जाएगा, 11 AM हो जाएगा। आप बता रहे हैं कि उस टाइम क्या टाइम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर घंटे टाइम जो है 6 मिनट इंक्रीज कर जाता है। तो अगर 1 घंटे में 6 मिनट का इंक्रीमेंट आ रहा है तो 6 आवर्स में कितने मिनट का इंक्रीमेंट कर जाएगा? घड़ी कितनी ज्यादा तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो 1 आवर में अगर 6 मिनट का इंक्रीमेंट है तो 6 आवर्स में 36 मिनट्स जो आपकी वॉच है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। यानी 11, अगर 5 AM का करेक्ट टाइम है तो 6 घंटे बाद जो टाइम होगा वो 11 ना रह करके 30 मिनट ज्यादा हो जाएगा। यानी 11 बज करके 36 मिनट मेरा जो है टाइम दिख शो करेगी आपकी वॉच। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मुझे लगता है कि आगे समझ में आ गया होगा। आधे घंटे में 3 मिनट्स का इंक्रीमेंट था तो 1 आवर में 6 मिनट का इंक्रीमेंट होगा। 6 आवर्स में 36 मिनट का इंक्रीमेंट होगा। यानी 6 आवर्स बाद जो टाइम शो होगा वो 11:36 आपको शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। करेक्ट, टेलर के पास 37.5 मीटर क्लॉथ है। कह रहा है कि वो 1 मीटर कपड़े में 8 पीसेस बनाता है। अगर 1 मीटर में वो 8 पीस तैयार करता है, अगर आपके पास टेलर के पास 37.5 मीटर क्लोथ होगा तो उससे कितने पीसेस बनेंगे? निकलना है, या सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मीटर में इतने पीसेस तो इतने मीटर में कितने पीसेस होंगे? 8 × 37.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा? 300.0 लिख देंगे। 300 मेरा आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई करें है ना, 12.5% होता है, ठीक है। 3/8 हो, 300 आ जाएगा। तो 300 मेरा आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें देखिए बड़ी आसान होती हैं, जो जो आसान उसको ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ये क्वेश्चन आपसे और पूछा है। करा ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड्स एट अ स्पीड ऑफ दिस, टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। किसी ट्रेन को इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि वो खुद को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है। यानी उसको अपने आप को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म 100 मीटर को पूरी तरीके से क्रॉस कर रही तो 60 सेकेंड लग रहा। पूरी तरीके से मतलब यह है सिर्फ 100 मीटर को क्रॉस करने में नहीं, 100 मीटर प्लस ट्रेन की लेंथ यानी खुद की लेंथ को क्रॉस करने में उसको लग रहा है टोटल 60 सेकेंड लग रहा है। ये आप दिमाग में रखिएगा। तो आप एक बात बताइए, हमें ट्रेन की स्पीड पता है, हमें ये निकालने की यार सिर्फ 100 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। मानेगा ट्रेन का, अगर मान ले ट्रेन से चल रही है, मान लेते हैं इस ट्रेन का अगला हिस्सा यही है। हम पूरी ट्रेन की लेंथ को मैं एज्यूम करूँ, मान ले ट्रेन की लेंथ नहीं, सिर्फ इंजन, मान लेते इंजन की बात करूँ, सिर्फ इतने की बात करूँ। अगर वो 100 मीटर डिस्टेंस तय करेगी तो कितना टाइम लेगी ये निकाल लीजिए। तो टाइम अगर मैं निकालूं कि सिर्फ 100 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप दाएं निकाल लेंगे। 100 अपॉन ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 आपका डिनोमीटर में रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 9 5 जा 9 2 जा, और 9 5 जा 9 2, नीचे 5 और भी है ना, 25 से ये चला जाएगा 4 4 2 जा 8, यानी 8 सेकेंड्स मेरा आंसर आ जाएगा। 8 सेकेंड्स क्या आया? 8 सेकेंड सिर्फ 100 मीटर को क्रॉस करने में लगेगा। और टोटल जो लगा है प्लेटफॉर्म को, यानी इसमें ट्रेन की जो लेंथ भी शामिल है, उसको लगा टाइम 60 सेकेंड्स। तो 60 में अगर 800 मीटर को क्रॉस करने में लगा है तो 52 सेकेंड वो टाइम है जो जिसमें ट्रेन खुद को क्रॉस की होगी। सिंपल सी बात है, 52 मीटर, यानी टोटल 60 सेकेंड्स हैं। इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों हैं, दोनों को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम है। अपने आप में लिखा कि प्लेटफॉर्म की अगर सिर्फ बात करता तो 8 सेकेंड लगा इसमें। प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई है उसको कवर करने में 8 सेकंड्स लगे हैं। तो जो इस बार जो ट्रेन की लेंथ होगी उसको कवर करने में सिर्फ 2 सेकंड लगे होंगे। और ट्रेन की लेंथ यानी खुद को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम ही पोल को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम के बराबर ही होगा, क्योंकि पोल को क्रॉस करने का मतलब है कि ट्रेन खुद तो क्रॉस कर रही है, कितना टाइम ले रही है।
तो 52 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने कुछ नहीं किया, 100/45 इंटू 5/18 ऊपर चला गया, मैं निकाल लिया यार 100 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम ली होगी, पता चला यार 8 सेकेंड्स। टोटल को क्रॉस करने में लग रहा है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, लग रहा 60 सेकेंड्स। तो 8 सेकेंड लग गया 100 मीटर को कवर करने में। जो 52 सेकेंड लगा होगा वो ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करने में ली होगी, 52 सेकेंड का टाइम। और ट्रेन जो अपनी लेंथ को क्रॉस करने में टाइम लेती है वो यानी कि वही पोल को क्रॉस करने में लेगी। तो इसका मतलब आंसर 52। इतना ही करना था, इसमें कुछ करना नहीं था। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। अगर अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 552 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं और कार्ड के क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे, तो क्वीन ऑफ क्लब्स एक होता है सिर्फ कार्ड में, 52 कार्ड्स होते हैं। और किंग ऑफ हर्ट्स भी क्या होता है आपका, एक ही होता है। तो क्वीन ऑफ क्लब भी वन है, या और माने प्लस लग जाएगा, किंग ऑफ हर्ट भी एक होता है। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे क्वीन और ऑफ क्लब और किंग ऑफ हर्ट के, वो दो बनेंगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपका 52 है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं। अगर आप पीवाई को देखेंगे उसमें भी करवाया हूँ। तो आसानी से इसको लगा सकते थे, 2/52 यानी 1/26 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो राइट आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं लिखना है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। कह रहा है कि 10 साल अगर 10 ईयर सेपरेट कर दिया जाए प्रेजेंट एज, मोहन रॉय की प्रेजेंट एज में से, और जो आए अगर उसको 14 से डिवाइड कर दिया जाए, तो देन यू विल गेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड सचिन। तो वो उनकी जो प्रेजेंट है, तो जो है वो जो डिवाइड करने के बाद वो उनके जो सचिन है, जो उनका ग्रैंड सन है, उसकी प्रेजेंट एज के बराबर आ जाता है। कह रहा है कि अब सचिन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सचिन जो है 9 साल छोटा है सलोनी से, और सलोनी की एज है 14 ईयर। देखिए सलोनी की एज क्या है, इसको ऑप्शन से करिए, 5 सेकंड नहीं लगेगा। सलोनी की एज कितनी है आप देख रहे हैं, 14 ईयर से। और सचिन चूंकि इससे 9 ईयर्स छोटा है, तो 14 में से अगर 9 माइनस करेंगे, तो 5 ईयर्स जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी सचिन की। अब ये क्वेश्चन कहा है, कह रहा है कि बताइए मोहन राय की एज क्या होगी अगर उसमें से 10 माइनस कर दिया जाए और 10 माइनस करने के बाद 14 से डिवाइड किया जाए। तुरंत ही दिमाग क्लिक करना चाहिए। इसमें से हम बताइए मोहन रॉय की एज क्या, मिस्टर रॉय की एज क्या हो सकती है। अगर हम 10 माइनस करें और 14 से डिवाइड हो, यानी वही आंसर होगा जिसमें से अगर मैं 10 माइनस करूं तो वो 14 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। क्या हो, 14 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 80। बाकी किसी में से 10, 17 में से 10 माइनस करेंगे 60, 60 14 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है। 60 में से 10 करेंगे 50, 50 14 से डिवाइड नहीं है। 74 में से 10 माइनस करेंगे 64, 64 14 से डिवाइड नहीं है। 80 में से इतना खाली पढ़ लिए होते ना, 10 माइनस करने के बाद 14 से डिवाइड, तभी आंसर आ जाता, बाकी कुछ सोचना ही नहीं था। अब कोई भी 90 में से 10 करेंगे 80, 80 14 से डिवाइड नहीं है। सिर्फ 80 एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर हम 10 माइनस कर दें तो वो कह रहा है कि 14 से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए 80 में से 10 माइनस करिए 70 आएगा, 70 70 आएगा। 17 को जब 14 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 5। कह डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू जो एज आएगी वो सचिन की एज के बराबर होगी। और बराबर देखिए इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल। सचिन की एज कितनी है, 5 ईयर्स। तो मिस्टर रॉय की एज में से 10 माइनस करने के बाद जो आएगा उसको 14 से डिवाइड करने के बाद जो एज आएगी वो सचिन की एज होगी, जो कि वेरीफाई हो रहा, मेरा आंसर हो गया। बस ये होता है होता है क्लास में जो है एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस, है ना, इस तरह से करते हैं। बाकी एक्स वगैरह तो आप लगा ही सकते हैं। एक्स में देखिए हमने सचिन की निकाल ली, क्या मान लेते हैं कि मिस्टर रॉय की एज एक्स है। एक्स में से 10 माइनस कर दें और 14 से अगर डिवाइड कर दें तो सचिन की एज मिल जाएगी, सचिन की एज है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x-10 की वैल्यू 14 5 जा 70, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70 प्लस 10 यानी 80। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, और बाकी तो ओरली लग जाएगा। 10 माइनस करने के बाद 14 से डिवाइड होने वाला जो ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है, समझ लीजिए इस तरीके से। अगर दो ऑप्शन होता तो फिर हम आगे, तब हम जाहिर सी बात है हम यही वाला सॉल्व करते, देखते तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड, आप 30 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे।
एक सीरीज दे रखा है, 4 4, आप देख रहे हैं कैसे बन रही है, 4 1 जा 4, फिर देख रहे हो 4 2 जा 4, है ना, तो 4 2 जा 8, अब 8 3 जा 24, यानी पहले 1 मल्टीप्लाई, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आया, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। अब 24 में 4 से मल्टीप्लाई अगर करते तो क्या आता, 96, और 96 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो देख रहे हैं 480 आ रहा है, और 480 का जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। इसका मतलब गलती कहाँ पे हो रही है, 92 पे, क्योंकि ये देख रहे हैं ये 44, 92 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 96 आना चाहिए था, क्योंकि वही सीरीज आगे भी फॉलो हो रही है। 96 5 जाओ 480, 486 जाओ 2880, इसका मतलब ये 92 वाला जो नंबर है वो आपका वो रॉन्ग नंबर है। तो 1 2 3 4 एंड सो वन मल्टीप्लाई करना था, तो आगे सीरीज चेक करना था। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन से, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, रामन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 70,000 रुपीज। राखी जो है 6 महीने बाद ज्वाइन करती है, वो 1,05,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है, और सागर जो है ये 1.4 लाख रुपीज के आफ्टर अनदर 6 मंथ बाद ज्वाइन करता है। अनदर 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमन, राखी और सागर में 3 साल बाद। तो जरा बताइए कितना कितना उनका अमाउंट पड़ेगा, है ना। 3 साल की बात कर रहा है, कितने साल की बात कर, 3 साल की बात। कौन कौन लोग हैं, अमन, अमन है, उसके बाद राखी है, उसके बाद आपका है, हाँ हाँ, अभी सब लिखना नहीं है, एग्जाम में जाकर के पूरा अच्छे से सागर लिख रहे हैं, बस खाली मतलब बस ARS, बस अमन राकेश सागर ARS लिखना है। देखिए आप जानते हैं, जब भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ मैं पहले ही बता देता हूँ कि यार जीरो जीरो जब चूंकि रेशियो निकालेंगे तो जीरो जीरो कैंसिल होता है, तो उतने जीरो कैंसिल पहले ही से कर दो जो कि तीनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे हैं 1,05,000 में 3 जीरो आ रहा है, 70,000 में भी 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1.4 लाख में 4 जीरो आएगा। तो अब करेंगे तो क्योंकि ये 3 जीरो तो कैंसिल, ये डेसिमल चला जाएगा, 1,40,000 में कितना आएगा, 4 जीरो आएगा, जाहिर सी बात है। तो 3 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 140 बचेगा, तो यहाँ पे 70 बचेगा। और कह रहे हैं कि अब 70 अमाउंट है, 3 साल के लिए जमा करेगा, ये पूरे 3 साल तक इसका पैसा इन्वेस्ट रहेगा, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 70 यूनिट अगर पैसा जमा हो रहा है कितने महीने के लिए, 36 मंथ के लिए जमा हो रहा है, ये हो गया पहला। राखी की बात करेंगे तो कह रहा है आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 महीने बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो 3 साल में अगर 6 महीने बाद यानी 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और 2.5 ईयर का मतलब 30 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया है, आप देख रहे हैं 1,105 रुपीज ये दिया है। अगर हम सागर की बात करें तो आफ्टर अनदर 6 मंथ बाद जो है 1,40,000 रुपये, मैंने बताया था कि ऐसे लिखा जाएगा 1,40,000, 4 जीरो रहेगा, तीन तो कैंसिल ही हो गया, तो 140 पे हम लोग काम करेंगे रेशियो में। और चूंकि अनदर 6 मंथ माने कि 1 साल बाद जमा किया, यानी 2 साल के लिए किया है, तो 2 × 140, ये आपका आ जाएगा इसका प्रॉफिट का रेशियो। अब इसको आप तो 5 लोग इसको पूरा काटना स्टार्ट करेंगे, ये सब करेंगे, तो अब मुझे लगता है कि आपको करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी दो रेशियो चेक कर लीजिए। आप क्या करिए, कोई भी दो रेशियो चेक करके आंसर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और देखिए अगर आप दो रेशियो चेक करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आसानी से ये जो है आंसर आ जाएगा। जैसे हम सोच रहे हैं कि अमन और राखी में रेशियो चेक कर लीजिए दोनों में कि कितना आ रहा है, या सबको कैंसिल करके आंसर भी ला सकते हैं। आप क्या करेंगे, खाली आप रेशियो चेक करके भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 7 से सब कैंसिल हुआ, 7 10 जा, अगर मैं 7 से इसको कैंसिल करता हूं तो 15 आएगा। बात समझ में आ गई। ये देखिए 0 से 0 चला ही जाएगा, इधर 45 बन रहा है, इधर 36 बन रहा है। अगर मैं 9, है ना, देखिए ये 3 साल के लिए 36 मंथ है ना, 7 10 जा, हाँ 7 10 जा आ जाएगा, और 15 आ जाएगा, ठीक है, 45 आएगा। तो आ तो गया। अब देखिए 36 आ जाएगा, और ये 45 आएगा। तो 36 और 45 अगर रेशियो आप निकालना चाहते हैं तो 312 जाएगा, और 315 जा, यानी अमन और राखी में रेशियो 12 15 का आएगा, और 12 15 सिर्फ यहाँ दिख रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं कोई भी चीज इसमें चेक नहीं करूंगा। आप चाहते हैं तो पूरा कैंसिल करके भी लगा सकते हैं, है ना, तीनों में। मैं सिर्फ कहूंगा भाई आप 12 15 ही चेक करिए, क्योंकि 12 15 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
और इसमें नहीं है। तो कहीं ना 12 15 12 यहाँ पे दिख रहा है, मेरा आंसर हो गया। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल करके भी लगा सकते हैं, है ना। आप 7 जिस समय कैंसिल किया तो ये 20 आता, अब ये 40 हो जाता, आप करते रहिए, फिर आप निकाल भी सकते हो इसी तरीके से। तो आपके ऊपर है कि आप जो है किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि आप आसानी से बिना सॉल्व किए भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में देखिएगा कितना था, लास्ट में 1.4 लाख था ना सागर ने, हाँ। तो 1.4 और 24 महीने, हाँ, दो नहीं रहेगा, 24 रहेगा, ठीक है। 2 साल का मतलब 24 मंथ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 32, देखिएगा, कह रहा है एलसीएम निकालना 148 का और 185 का एलसीएम बताना है। तो 148 कर 148 का 185। चलिए देख लीजिए कितना रहा, 2 7 8 12, 2 7 जा और 2 4 जा। देख लेते हैं कितना आता है। अब आप देख पाएंगे 185 अगर फैक्टर करते हैं, अगर आप देखिए 185 5 से कैंसिल होगा। तो 185 अगर फैक्टर आप करते हो तो ये आप देख रहे हो कि ये 5 से होगा, तो 5 3 जा 5 7, 37 × 5 185 होता है। इसका फैक्टर तो ये हो गया 185 का। अगर 148 को करते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पावर 3 12 35 आएगा। तो 4 × 37 आ रहा है, देखिए 4 × 37। आसान है, फैक्टर कर ले जाएंगे। अगर दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो आप देख रहे हैं 37 तो कॉमन है, ये कॉमन निकाल लीजिए। साथ ही साथ 4 × 5 भी बचेगा, तो 4 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 का जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 740 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस में आता है। कुछ नहीं, कॉमन बाहर करो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा ना। तो इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। हम्म चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कर अ कंपनी प्रोड्यूस एन एवरेज और 400 आइटम पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, हाउ मेनी आइटम मस्ट बी प्रोड्यूस एन एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ, सो द एवरेज ओवरऑल इतना प्रोड्यूस हो जाए पर मंथ ओवर द होल। देखिएगा क्या कह रहा है, 12 महीने की बात चल रही है। कह रहा है कि 4000 जो आइटम्स है वो 3 मंथ्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 9 मंथ्स में कितना आइटम प्रोड्यूस करे कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन हो जाए आपका 4375। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है। आसानी से इसमें एलिगेशन लगा लीजिए और क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। 3 1 जा 3, अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता 1:3 आता है। 4000 तो 4375 का डिफरेंस आएगा 375, और यहाँ पे आएगा ना 3 के पास, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कहीं आएगा। अरे इन इन इसका इसका डिफरेंस यहाँ आता है, 4000 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है 375, यहाँ पे है कितना 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 375 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 125, यानी 1 यूनिट यहाँ पे है, इसकी वैल्यू 125 आ गई। आप जानते हैं कि अगर एवरेज फर्स्ट नंबर एवरेज से छोटा है तो ये वाली वैल्यू एवरेज से बड़ी होगी। और 1 यूनिट की वैल्यू आप 125 निकाले हैं, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराया है क्लास के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी 4375 में 125 ऐड कर देंगे तो 4500 मेरा, 4375 में 125 ऐड करेंगे तो 4500 आएगा, यानी 4500 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आसानी से क्या लगा सकते हैं, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। तो एक लाइन में देखिए एलिगेशन से लग गया। अगर और मेथड लगाएंगे तो आपको लेंदी पड़ेगा, तो ये बेस्ट मेथड हुआ आपके लिए, आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन जरूर पढ़िए कि एलिगेशन में प्रॉफिट लॉस में लगता है, एलिगेशन एवरेज में लगता है, एलिगेशन एसआईसीआई में लगता है। तो एलिगेशन को आप अच्छे से जरूर पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्वेश्चन, अगर आप पढ़ पा रहे हैं सही से। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है, एक पर्सन है, उसके पास 10,800 रुपए है, वो अपने 3 सन में 4 3 4 5 के रेशियो में डिवाइड करता है। कह रहा है कि जो सेकंड वाला सन है वो 1,000 रुपये अपने लिए रखता है, 600 रुपये अपने वाइफ के लिए रखता है, और बाकी बचे हुए को वो अपने दो डॉटर में 11 और 9 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो बताइए, वन ऑफ द डॉटर रिसीव। अगर आप पढ़े हैं, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि रेशियो के कॉन्सेप्ट में कि वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है वो ऑप्शन से लग जाता है।
आप ये इन्होंने एक लाइन लिख दी कि डॉटर को जो पैसा मिल रहा है वो 11 और 9 के रेशियो मिल रहा है। यही लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कह रहे हैं कि भाई इसमें से कि उनके कोई भी एक डॉटर को कितना रिसीव होगा, जो डॉटर को जो पैसा रिसीव होगा वो या तो 11 का मल्टीपल होगा, या तो 11 का मल्टीपल होगा। किसी, अब डॉटर का नाम तो नहीं लिया, बोले किसी एक डॉटर को बताया कितना पैसा मिलेगा, या तो 9 का मल्टीपल होगा। तुरंत ऑप्शन पे जाइए और चेक करिए इसमें से 11 और 9 कौन सा अमाउंट ऐसा जो 11 और 9 का मल्टीपल है। या तो 11 होगा, दो एक जो डॉटर को उसको 9 के मल्टीपल मिलेगा, एक डॉटर को 11 के मल्टीपल मिलेगा। तो 11 के मल्टीपल वाला एक ऑप्शन तो मुझे दिख गया, 1100 रुपये, ये 11 से कैंसिल हो रहा है। बाकी क्या कोई 9 का मल्टीपल है? 5 2 7 1 6 ना, 9 का मल्टीपल तो कोई नहीं है। इसका मतलब है कि जो डॉटर को पैसा मिल, और 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही 1100, बाकी कोई ऑप्शन 11 से कैंसिल नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये पेन फ्री क्वेश्चन था। सिर्फ आप जो है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है रेशियो को, जो मैं बताता हूँ रहता हूँ, तो आप सिर्फ 11 के मल्टीपल को देख करके आंसर कर देते। इसमें पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, 11 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। अब ये चीज कोई नहीं बताता है। ये चीज मैं बार बार बताता रहता हूँ, ये चीज आप जरूर करके जाइए, जिससे कि आपका एक सेकंड में, 2 4 सेकंड में हो गया। नहीं तो आप लगाते, अगर आप ये सब नहीं समझ रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो आपको फाइनली वही चीज करनी पड़ेगी। क्या करते अगर आप बेसिक से लगाते? आप बोलते 3 4 5 के रेशियो में डिवाइड किया है, पहले लिखते कि 4 3 7 5 12। 12 यानी टोटल पैसा 12 यूनिट है, और 12 यूनिट की वैल्यू बोलते हैं 10,800 है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है 900 रुपए। तो सेकेंड सन को कितना मिला है? 4 4 यूनिट पैसा मिला है ना। एक की, अगर एक यूनिट की वैल्यू 900 है, तो सेकंड वाले सन को मिलने वाला जो अमाउंट होगा 4 यूनिट होगा, तो कितना हो जाएगा? 3600। उस 3600 में वो 1000 रुपये अपने पास रखा है, और 600 रुपये अपने वाइफ को दे दिया, तो उसके पास बचा 2000 रुपये। कितना बचा? 2000 रुपये। और उस 2000 रुपये को उसने अपने दो डॉटर में 11 9 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो 2000 रुपये डिवाइड किया है कितने रेशियो में? दो, 11 और 9 के रेशियो में। और टोटल पैसा 2000 है। यहाँ पर अगर मैं टोटल निकालूंगा, 11 9 20 यूनिट, 20 यूनिट का वैल्यू है 2000 रुपये। एक की निकालूंगा 1000 आएगी। हमें 11 की निकालूंगा तो 11,000 आएगी। सॉरी, एक की निकालूंगा तो 100 आएगी। तो 11 की निकालूंगा तो 1100 रुपये आएगी। अगर एक डॉटर दूसरी निकालूं तो 9 यूनिट आएगी, 9 की निकालूंगा तो 900 रुपये आएगी। यानी एक डॉटर को 900 रुपये मिलेंगे, दूसरी को 1100 मिलेंगे। 900 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 1100 मेरा आंसर हो जाएगा। आप बताइए। अब ये पूरा लिखते जाते तब जाके यहाँ पे हालांकि सब ओरल ही हो जाता, ऐसा नहीं था। ओरल तब भी हो जाता, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी, कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी इसको भी ओरल ही कर देता। लेकिन इतना कम से कम आपको करना पड़ता यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन विद इन फ्री था, सिर्फ आप 11 के मल्टीपल को देख करके जो है आंसर कर देते। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ से इसको जो है कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 35 देखिए, 34 हो गया आपका। 35 देखिएगा। कह रहा था नंबर विच एक्सीड्स, है ना। कह रहा है द नंबर विच एक्सीड 16% ऑफ इट लिख लीजिए, इसका करेक्शन कर लीजिएगा। ये इट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट बाय 42। इसका मतलब क्या है? कोई नंबर जो है वो अपने 16% से 42 ज्यादा है, तो नंबर बताइए। क्या कह रहा है? एक नंबर है जो अपने 16% से 42 ज्यादा है, तो नंबर क्या होगा? अगर आप बेसिक से लगाते तो कैसे लगाते? आप लगाते, मान लेते नंबर आप लेते एन, तो वो नंबर अपने 16%, 16% का मतलब होता है, अगर आप जानते हैं, तो अगर फ्रैक्शनल निकालते हैं तो कितना आएगा? 4/25। 60% की फ्रैक्शनल 4/25 होता है। एन का 4/25, ये 16% होगा, उससे 42 ज्यादा है। एन निकालना है। इधर लाते माइनस करते तो 25, इनमें से 4 एन जाता, 21 एन आता। 20 n/25 की वैल्यू 42। यहाँ से अगर कैंसिल करते तो 2 आता, और एन की वैल्यू आ जाती, ये 25 को मल्टीप्लाई करता तो 50 आ जाता। मेरा आंसर हो जाता। ये तो ऐसे लगाते, अगर बेसिक से लगाते आप ऐसे भी 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, 4/25 होती है। ये होता है आपका ओरिजिनल नंबर। अब आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर आपका ये है, ओरिजिनल ये है, और इसका 50 है। इसका जो 16% होगा 25 का, वो कितना होगा? 40, और 4 यूनिट। ये है 16% की वैल्यू।
और ये है ओरिजिनल नंबर आपका 25। सबसे पहली बात, जो ओरिजिनल नंबर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। तो 25 का मल्टीपल होगा, यानी आंसर आपका एक ही जो ऐसा नंबर जो 25 से डिवाइड हो रहा है, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो स्क्रीन देख पे आपको ये भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये देख लेते, फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 है, 25 यूनिट की वैल्यू ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी हमको, और 20 यानी कि जो आंसर मेरा होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, है ना। 25 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो आप आसानी से जो है इस चीज को कर सकते हैं। आप आसानी से इस चीज को आराम से कर सकते थे, 25 के मल्टीपल को देख करके कर सकते थे। ये अगर आप सॉल्व करते, ये 25 यूनिट आता, ये ओरिजिनल नंबर है, ये इसका 4, ये इसकी 16% की वैल्यू है। तो ओरिजिनल नंबर और उसके 16% वैल्यू के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 42 का है। तो आप जाहिर सी बात है जी, आप देख लीजिए। तो 25 यूनिट में से 4 यूनिट निकालेंगे, 21 यूनिट आएगा। 21 यूनिट की वैल्यू 42 है, एक की 2 आएगी। तो 25 यूनिट की निकालेंगे, तो 25 × 2 करेंगे, 50 मेरा आंसर होगा। तो 25 के मल्टीपल को देख करके निकाल सकते थे। यूनिट वाला मेथड ये, बाकी बेसिक मेथड ये। अब जिसमें से जो आपको सही लगे उसको आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। ये क्लॉक एंड कैलेंडर में बार बार पढ़ाया गया, पूरे एक चार्ट बनाया गया था, मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री वाला जो पूछा राइट एंगल वाला वो 44 टाइम्स होता है। सी ऑफ राइट आंसर। ये इसको आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। 37 की बात करेंगे, बोला डिविजिबिलिटी तीन की बताना, चेक कर लीजिए तीन की डिविजिबिलिटी अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले चेक कर, दिख जाए, देखिए इसमें देख रहे हैं 6 4 10 2 12, देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जाहिर सी बात, आप बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब एक आपको मिल गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। 38 पे आ जाइए। कह रहा बोट है 2 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम और 1 आवर में। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम जो स्पीड होगी बोट की, अगेंस्ट स्ट्रीम क्या होगी, अगेंस्ट अगर स्ट्रीम बता जाए कि बोट की स्पीड क्या होगी, तो आप बताएंगे 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 2 किलोमीटर पर आवर हो गई आपकी। यानी यू यानी कि वी की स्पीड दे दिया आपका। इसी तरीके से कह रहा है कि वो 10 मिनट में अलोंग द स्ट्रीम जाता है 1 किलोमीटर। तो अगर मैं अलोंग द स्ट्रीम स्पीड पूछूं बोट की, यानी यू की बात करूं, तो कितना आ जाएगा अलोंग द स्ट्रीम। आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1 किलोमीटर जाता है धारा के साथ, बहाव के साथ 10 मिनट में। 10 मिनट का मतलब होता है 10/60, 1/6 आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 1/10/60 करेंगे, 60 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी जब अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड पता चल गई, अलोंग द स्ट्रीम पता चल गई, तो मैं बोट की स्पीड नहीं निकालूंगा कितनी होगी स्टिल वाटर में, दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। तो 6 + 2 करेंगे 6 + 2 8, 8/2 करेंगे 4। तो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो हमारी हो जाएगी बोट की हो जाएगी स्टिल वाटर। तो 4 किलोमीटर की अगर मेरी स्पीड है, आप पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 के में बना लीजिएगा, तो 5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 5 किलोमीटर अपॉन स्पीड है बोट की 4, तो 5/4 करेंगे, 1 घंटे 15 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई 1 घंटे 1/4 आवर का मतलब 15 मिनट, तो 1 आवर तो पूरा पूरा जाएगा। तो 1 आवर 15 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। ये भी देखिए फिक्स पैटर्न है, और ये क्वेश्चन क्लास के अंदर कराया भी था मैंने। कह रहा कि 45 अगर लेमन को सेल करता है 40 रुपीज में, तो 45 लेमन को अगर सेल कर रहा है 40 रुपीज में, तो 1 लेमन को सेल कितने में करेगा, बोलेंगे 45/45, 40/45। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8/9 आएगा। अगर 1 लेमन तो, अच्छा ये जो सेलिंग प्राइस है, ऐसा करने इतने रुपए में अगर सेल करने पर कह रहा है कि 20% का लॉस हो जाता है। देखिए परसेंटेज लॉस जो होता है, चाहे 1 लेमन पे निकालिए चाहे 45 पे निकालिए, बराबर ही होता है। तो 1 लेमन का सेलिंग प्राइस 8/9 है, तो कितने परसेंट की वैल्यू है, 20% लॉस का मतलब ये हुआ
ये कॉस्ट प्राइस के 80% की वैल्यू है, यानी 8/9। यानी मैं 80% की वैल्यू को 8/9 के इक्विवेलेंट कर सकता हूँ, क्योंकि 20% का लॉस हुआ जब 8/9 में सेल करो तो 20% का लॉस हो गया, यानी 80% की वैल्यू 8/9 है। आप चाहते हैं कि 20% का गेन हो जाए, यानी आपको निकालनी कितने की है, तब बताइए। अगर आप 20% गेन करना चाहते हैं तो कितने में सेल करेंगे ये निकाल लीजिए। तो 20 की 120% किलो निकाल लीजिए आप। 20% गेन का मतलब 120%, किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो 120% वैल्यू क्या होगी, आसानी निकल जाएगा। देखिए 8 10 अगर इसको किया जाए, 8 से कैंसिल करेंगे तो 1/9 आएगा। तो 10% की वैल्यू और 1/9 है, तो 120% वैल्यू क्या होगी, 12 से मल्टीप्लाई इधर होगा, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/9 आएगी। 12/9 का मतलब हो गया, अगर आप करेंगे इसको कैंसिल करेंगे, 4/3। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका 20% का गेन हो, तो आपको हर एक जो हर एक लेमन को 4/3 रुपीज में सेल करना होगा। यानी 4/3 रुपीज में आप एक लेमन सेल करेंगे, तब जा करके आपको 20% का गेन होगा। जब आप एक लेमन को 8/9 रुपीज में सेल कर रहे थे, तब आपको 20% का लॉस हो रहा था। लेकिन जैसे आपने एक लेमन को 4/3 रुपीज में सेल करोगे, एक लेमन 4/3 में सेल करोगे, तब आपको 20% गेन हो जाएगा। फिर अगर आपके पास 24 रुपए हैं, तो 24 रुपीज में कितना लेमन सेल करोगे, जबकि एक लेमन को सेल करते हो। तो 4/3 रुपीज में अगर एक लेमन को सेल कर रहे हो, तो 24 रुपीज में कितने लेमन सेल करोगे, ये आपसे पूछा है। तो निकाल लेंगे 4/3 रुपीज में एक लेमन, तो 24 रुपये करके अगर आपके पास टोटल पैसा है, उसमें कितना लेमन सेल होगा। तो कुछ मत करिए, टोटल पैसे को एक लेमन के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, जितने में आप सेल कर रहे थे। आपका निकल आया है कि कितने लेमन आप सेल करोगे। तो नंबर ऑफ लेमन अगर निकाल लें तो आसानी से निकल जाएगा। तो 24/4/3 ऊपर चला जाएगा वो, 24 3/4 हो जाएगा, 4 6 जा 6 3 जा 18 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, तो 18 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये फिक्स पैटर्न है। अगर हम 40 क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं बास्केट कंटेन 4 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल, 3 ग्रीन बॉल, थ्री सॉरी बॉल नहीं मार्बल्स हैं। कह रहा है इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम द बास्केट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड। ये सारे चीजें आपको, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक है। और आपसे कह रहा है कि अगर मैं कह रहा है कि 2 बॉल को ड्रॉ करना है फ्रॉम द बास्केट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, दोनों रेड होनी चाहिए। जब रेड होनी चाहिए, ब्लू की तो बात ही मत करिए तब। यानी 4 रेड में से 2 रेड आप निकाल लीजिए, टोटल पॉसिबल, टोटल आपका फेवरेट आउटकम्स हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, 5 4 9 3 12, 12 12 C2। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, ये फेवरेबल आउटकम्स होगा, इसी को सॉल्व कर लेना है। 4 C2 की वैल्यू कितनी आती है, फैक्टर 4/2 2 आ जाएगी। तो अब फैक्टर 4 के लिए 24/4 यानी 6। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 C2 की वैल्यू को 6 आ जाएगी। 12 C2 को सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल 12, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 × फैक्टोरियल 10। जब आप सॉल्व करेंगे 12 × 11 आएगा, × 10 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 10 फैक्टोरियल है और 2 है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 11 6 जा 66 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 66। यानी 1/11 मेरा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और 10 क्वेश्चन जो डीआई से हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो 10 क्वेश्चन डीआई का पूछा था आपके एग्जाम में, उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।